ओके, ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, तो अब आप लोगों के सबके ये मोस्टली जो आप लोगों के सेशंस हैं होलसेल के, ये जनरल Q&A के सेशंस हैं, और हर वीक आपके ऐसे सेशंस होते रहेंगे। तो अभी आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं होलसेल रिलेटेड, आप लोग सब हैंड रेज करते रहें। सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, जिसको नहीं पता कि ऑप्शन कहाँ है, रिएक्शंस का आपके पास बटन आ रहा होगा नीचे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको रेज हैंड का बटन मिल जाएगा। वहां से रेज हैंड क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेज हैंड करें। ओके, मैम आप लोग का अनम्यूट करता रहता हूँ। तलहा रजा, तलहा रजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी रजा। अच्छा सर, तो एक सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि जो है ना, मैंने ना अपने सेलर सेंटर पे ना अपने अकाउंट पे कुछ डमी लिस्टिंग्स को जो है ना मतलब B2 किया हुआ था। मतलब वो प्रोडक्ट्स को सेल तो नहीं करना था, लेकिन सिर्फ एक स्टोरफ्रंट क्रिएट करने के लिए जो है ना उसको B2 किया हुआ था। तो वो रिसेंटली बाय चांस ऐसा हुआ है कि जो है ना वो उनमें वो वैसे तो मैंने FBM किए हुए थे, उसमें एक ऑर्डर भी आ गया। तो अब जो है ना मैं जरा जो है ना कंफ्यूज, समझ नहीं आ रही कि जो है ना उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, क्या मतलब। क्योंकि वैसे तो मैं किसी भी सेलर से लेके लेके और उसका शिपिंग एड्रेस डाल के सेंड कर सकता था, लेकिन वो सीन ऐसा कुछ हो गया कि मैंने बड़ी हाई प्राइस पे उसको जो है ना FBM किया हुआ था। तो वो सेल्स अच्छी थी और बाकी सारे सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो उस बायर ने 3 यूनिट ऑर्डर किए हैं। तो जो मेरे अलावा जो वहां पे बाकी सेलर है ना, सबके पास एक एक है। तो अब मैं क्या डिफरेंट जो है ना सेलर से एक एक परचेज करके उसके जो है ना उधर पहुंचा दूं? अगर मैं ऐसा भी करता हूँ तो वो सेम डे पे डिलीवरी नहीं होती, मतलब नहीं, वो अगर डिफरेंट डे। आपने FBM किया हुआ ना? जी मैंने तो FBM किया है। हाँ, FBM कभी भी सेम डे डिलीवर नहीं होती। और ये, अच्छा, FBM के अंदर हम लोग शिपिंग, आपका उसको कहते हैं शिपिंग सेटिंग्स होती है, जिसके आप टेम्पलेट सेट करते हैं कि आपने लेस अगर कभी FBM करना भी हो तो जी जो हैंडलिंग टाइम कितना है प्रोडक्ट का, एंड देन कितना टाइम शिपिंग का, ये दोनों चीजें होती है जो अलग अलग होती हैं। और जब आप लिस्टिंग यूजुअली क्रिएट कर रहे होते हैं या B2 कर रहे होते हैं तो ये हैंडलिंग टाइम आप वहां पे देते हैं, शिपिंग टाइम भी का टेम्पलेट होता है, वो उससे ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है। अब सबसे पहले तो आप जाएं, जिस प्रोडक्ट को B2 किया हुआ है और गलती से जिसके ऑर्डर आ गए उसका जाके सबसे पहले तो जी हैंडलिंग टाइम देखें ठीक है कि सर। कितने दिनों के अंदर हैंडल करना है उसे, और उसी के अकॉर्डिंगली, यानी हैंडलिंग टाइम से मुराद ये होगा आपका कि आपने ऑर्डर को किसी और फुलफिलमेंट वेबसाइट से, रिटेल वेबसाइट वगैरह से ही, अब ऑप्शन बचता हो तो कोई मेन नहीं है, तो किसी रिटेल वेबसाइट से खरीद के और कस्टमर को सेंड करना है आपने, और उसके अगेंस्ट में जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिलेगा वो ट्रैकिंग नंबर आपने जी ऑर्डर के अगेंस्ट में पुट कर देना है। जैसे ही आप वो पुट करेंगे तो आपका हैंडलिंग टाइम एंड हो जाएगा, अब शिपिंग टाइम ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो तो अब जी हाँ, तो खैर अब आपने करना यही है कि किसी थर्ड पार्टी रिटेलर वगैरह को ढूंढे, सॉर्ट ऑफ ये ऑनलाइन या ऑनलाइन आर्बिट्राज के सेंस में आ जाएगा। बट अभी ऑप्शन तो आपको भाई यही, कैंसिल करेंगे तो सर 100% मतलब आपका हो जाएगा। मतलब अमेजोन से लेके नहीं कर सकते? मतलब जैसे मेरे अलावा और सेलर बैठे कर हुए अपने सकते हैं, बायर अकाउंट से। कर तो सकते हैं, कर सकते मैंने, हैं। अच्छा तो उसमें ना एक ये चीज थी कि वो डिफरेंट टाइम्स पे जा रहे थे। तो मतलब मैंने ये जो है ना सोचा था कि उसको इस तरीके से करें, जैसे उसने 3 यूनिट ऑर्डर किया ना, तो उसको वो सेम डे पे ना मिले और मतलब जो है ना वो उस पर कोई ऐसा बैड रिव्यू वगैरह दे, तो नहीं नहीं, मैंने जो है ना। सेम डे, नहीं नहीं, सेम डे की सेंस इसलिए नहीं बनती इसमें क्योंकि आप FBM कर रहे हैं ना। जब ऑर्डर आपका है वो FBM का ऑर्डर है, FBM का ऑर्डर कभी सेम डे डिलीवर नहीं होता। 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन वो 3 से 4 दिन के अंदर दो चीजें काउंट होती हैं, वन इज हैंडलिंग टाइम, अदर इज शिपिंग नहीं नहीं टाइम। सर, वो आई थिंक इसमें थोड़ा सा वो आप कंफ्यूज हो गए। सेम डे का मतलब ये था कि 3 यूनिट जो है ना, उसने 3 यूनिट मंगवाए ना, तो वो 3 यूनिट उसको सेम डे पे, मतलब एक ही किसी, मतलब 3-4 दिन बाद भी जितना उसका शिपिंग टाइम है वो ऐसे नहीं, मतलब से कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने डिफरेंट 2-3 सेलर से वो परचेज किए। ठीक है, तो ठीक है, एक, ठीक है, तो मैं वो समझ मतलब गया, जैसे समझ गया, 3, हाँ ठीक जी, ठीक ठीक। 2 यूनिट अच्छा एक दिन हो देखें, रहे हैं एक।
कोई मसला नहीं है, ऐसे में भी कोई मसला नहीं है। आप कस्टमर को, बायर जो भी है ना आपका, आप उसे मैसेज भेज सकते हैं कि भाई एक लेट्स से आपके पास स्टॉक पे इसका 2 रखे और दूसरा मैंने ऑर्डर करवाया या कुछ भी इस किस्म की बात बोल के थोड़ा सा एक दिन का टाइम बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो कॉमन है, हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मतलब लाइक मैं जो है ना वो करना चाह रहा था कि मतलब अगर वो ऐसा बैड रिव्यू ना दे दे तो उस पे जो है ना मैंने मतलब ऑलरेडी उसको परचेज करके उसका शिपिंग एड्रेस वगैरह तो डाल के जो है ना ऑलरेडी वो करवा दिया है। तो उसको ना मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री भी मतलब 7 यूनिट जो है ना दे दिया कि मतलब जैसे उसने 3 ऑर्डर किए थे तो मैंने यहाँ से 4 भिजवा दिए। तो ठीक है, अगर सही है। उसको ये चीज अगर मतलब मैंने उसको उसको नोटिफाई करना हो तो मतलब मैं अमेजोन पे ये लिख के मतलब उसको कह सकता हूँ नहीं नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट मैसेज सेंड करना, इस टाइप के मैसेज सेंड करना अलाउ नहीं होते। ठीक है मैसेज आप सिर्फ यही सेंड कर सकते थे कि भाई अगर आपका यूनिट जो है वो लेट हो गया, जो आपका केस बन रहा था, आप जब आपने भेज ही दिया तो फिर तो कोई आप मैसेज ना करें बेहतर है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिनके जो है ना हमें मतलब कोई तकरीबन दो एक महीने में ना हमें उसके कोई 4-5 रिटर्न्स आए हैं। ठीक है, अब वो है ऐसे कि मतलब डिफेक्टिव रिटर्न्स नहीं आए, कस्टमर डैमेज वाले रिटर्न्स आए। ठीक है। तो वो होता तो ये है कि मतलब वो आते हैं रिटर्न्स और उसके बाद जो है ना वो दोबारा सेल हो जाती है वो आइटम्स। ठीक है, क्योंकि वो हमने अभी अपने रिकॉर्ड में देखा ना तो वो कोई जो डिफेक्टिव वाली थी वही थी जो है ना हमने अमेजोन से डिस्पोज करवाई है। उसके अलावा जितनी भी आई है ना वो दोबारा रीसेल हो जाती हैं। वो ठीक है। शायद कस्टमर्स को पसंद नहीं आती या क्या है, वो इसलिए वापस कर देते हैं। तो सर पूछना बेसिकली ये था कि ये जो ये वाले रिटर्न्स आते हैं इनका कुछ जो है ना अकाउंट हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब ये तो वो किसी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट। इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर बाद में आप अमेजोन को कह के उसको रिमूव करवा देते कि अच्छा चूंकि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है ना, जी तो आप कस्टमर को कहते हैं और वो जो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट यूजुअली पड़ जाता है, लेकिन आप अमेजोन को कह के रिमूव करवा देते हैं उसे। ठीक हो गया। अच्छा तो सर इसमें मतलब इस तरीके से भी होता है क्योंकि वो वाले जो आते हैं ना उनकी फिर पेमेंट जो है ना वो अमेजोन उस टाइम रिलीज नहीं करता। हाँ तो एग्जैक्टली। मतलब तो वो उसके लिए मतलब अमेजोन को कहना पड़ेगा या वो मतलब आफ्टर सम टाइम जो है ना खुद ही उनकी वो पेमेंट आफ्टर रिलीज सम कर टाइम देगा। खुद ही रिलीज कर देता है। ठीक हो गया। और अच्छा सर जो है ना अगला सर मेरे पास ना कुछ ऐसे ब्रांड्स की ना अभी रिसेंटली अप्रूवल आई हैं मतलब जिसके लिए ना वो उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे FFL सर्टिफिकेशन हो गई है। तो जो है ना अब यहाँ पे मैं हमारे पास ये भी जो है ना इस चीज़ की मतलब अवेलेबिलिटी है कि हम वहाँ पे अगर वो US जाके भी जो है ना कोई ऐसी सर्टिफिकेशन वगैरह लेनी हो तो वो ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ना यही आपसे पूछना था कि क्या कहते हैं ये कर लिया जाए मतलब इस कैटेगरी में जो है ना अगर डील कर लिया जाए FFL से सर्टिफिकेशन लेके और ये वाले प्रोडक्ट्स कर लिए जाए तो ये हाँ हाँ, एज लॉन्ग एज आपको सप्लाई मिल रही और आप प्रॉफिटेबल हैं, बिल्कुल करें। ठीक हो गया सर। अच्छा और सर एक चीज है कि जो है ना वो हमारे ना मतलब किसी अमेरिकन बैंक में ना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं हम लोग। तो वो काइंडली अगर आप कोई सजेस्ट कर दें कि कौन सा बैंक जो है ना जिसमें अकाउंट ओपन करवाया जाए जिसकी जो है ना क्रेडिट लिमिट भी अच्छी हो तो। क्रेडिट लिमिट इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं तो हाँ फिजिकली जाके ओपन करवाने होते बिल्कुल, हैं। तो ये हमारे पास है ना सारे ऑप्शन कि हाई हम जा स्ट्रीट, सकते सारे हाई स्ट्रीट बैंक्स अच्छे हैं, BBVA बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ अमेरिका बहुत अच्छा है। ये दो मेनली जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है, ये दोनों बैंक बहुत अच्छे हैं। करवा सकते हैं। सर एक बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरा कौन सा? BBVA। BBVA। ठीक यस। है सर। अच्छा और इसके अलावा ना सर वो शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया हो, मुझे याद नहीं है। तो वो जो है ना एक इन्वेंट्री हम आई थी वो हमने डायरेक्ट ब्रांड से परचेज की थी। तो उस पे जो है ना वो एक उसी ब्रांड से ना वो एक चाइनीज सेलर था, उसने भी जो है ना वो परचेज करके उसने ही लिस्टिंग वो सारी बनाई हुई थी। और जो है ना हमारे अलावा और भी बाकी सारे सेलर जो है ना ब्रांड से लेके उस लिस्टिंग पे सेल कर रहे थे। तो जब उस पे सेलर ज्यादा हुए ना तो वो चाइनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने मैप की ना वॉयलेशन करना शुरू कर दी। और वो कंटिन्यूसली जो है ना वो वॉयलेट करके ना पॉलिसी और उस पे सेल करता जा रहा था। तो जिसकी वजह से जो है ना ब्रांड ने जितने भी ज्यादा सारे सेलर थे ना
सबके खिलाफ ना आईपी कंप्लेन कर दी, एक काउंटरफीट की कर दी, और जी जी, मतलब जो है आपने ना, पूछा था लास्ट टाइम। हाँ जी। तो सर मतलब उसका जो है ना, अमेजोन ने मेरे से जो है ना, वो हमने अमेजोन को वो अपील की थी, और हमने उसको अपनी इनवॉइस भी दिखा दी थी कि जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस है। तो वो अमेजोन ने जो है ना, मतलब लाइक उस पे जो है ना, मुझे ये कह दिया कि आपकी ये जो इनवॉइस है ना, ये इनवैलिड है, और जो है ना इसके अलावा जो है ना, आप हमें ऑथराइजेशन लेटर जो है ना, वो भी लेके दें ब्रांड की तरफ से के। तो वो तो फिर सर आपने वो लेके दे दी? सर वो ब्रांड को कांटेक्ट किया, तो वो जो है ना, मतलब हमें यही कहता जा रहा है कि अभी आप मतलब टाइम मांग रहा है कि आप जाना, पहले एक दो बार किया कि आप टाइम दें, हम जाना ये कंप्लेन वापस ले, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन हम इसको बताओ, करते क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बताओ। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या किया जाए, अगर वहां से अपनी इन्वेंट्री रिलीज करवाता हूँ, तो क्या अमेजोन रिलीज मतलब वो रिफंड रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके करवाता हूँ, वो अभी कर देगा या नहीं करेगा, या फिर मैं उसके लिए या देखो, गूगल अगर एड तुम, वगैरह। जी नहीं नहीं, अगर तुमने इन्वेंट्री रिकॉल करवानी, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। तुमने इन्वेंट्री रिकॉल करवानी है तो इन्वेंट्री को रिकॉल करवा लो, और उस तरीके से देख लो। इसके अंदर कोई मतलब कोई ऐसा सेट पाथ नहीं है कि हर हाल में तुमने इस पाथ को ही लेके चलना है। तुम्हारी इन्वेंट्री तुम्हें पता सेल करने का मौका नहीं मिला, रिकॉल कर लो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा सर, लेकिन इसमें ये मतलब जैसे अभी तो वो आईपी कंप्लेन हुई नहीं है ना, तो वो इस टाइम पे भी अमेजोन अगर मैंने अपनी रिकॉल करवानी है वो कर देगा? वो वो बात करनी पड़ेगी तुम्हें। मोस्ट प्रॉब्ली आईपी कंप्लेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिकॉल करना चाहो तो कर सकते हो। आईपी कंप्लेंट तो क्या हो, इन्वेंट्री तो अभी भी तुम्हारी है ना। ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा ठीक। चलो और आप, नहीं आप क्वेश्चन आप बाद में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ठीक हो तो गया एक काम सर। करो, हैंड लो, जो है ना दोबारा रेस कर लेना, जब सबके क्वेश्चन एंड हो जाएंगे फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक हो गया सर। ठीक थैंक है, यू। चलो। अम, अच्छा जी, उमर हुसैन अवान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई तलाल, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उमर बताइए। अच्छा तलाल भाई, अमेजोन से ना ईमेल आती है कि आप अगर हमें अलाउ करें तो हम आपकी लिस्टिंग जो है वो बाकी दुनिया की मार्केट्स के अंदर भी है, जो हम इसको हम लिस्टिंग बना के लगा दें, और आपसे कोई ऑर्डर आता है तो हम आपसे परचेज करेंगे, और हम ही बाकी की सारी यानी आपको पे हम यहाँ कर देंगे, और बाकी की हैसल हम खुद करेंगे। जी जी, वो तो वेंडर सेंट्रल का अकाउंट होता है, ठीक है जी, बिल्कुल पूछता है वो। नहीं, लेकिन हमारा तो वेंडर सेंट्रल वाला नहीं है अभी अकाउंट, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा उसमें हमारा। जी जी जी, वो कन्वर्ट होता है फिर उसी में आ जाता है। तो मतलब हम तो देखें ना, लिस्टिंग भी हमारी नहीं है, तो अगर हम अमेजोन को कहते हैं हाँ जी आप कर लें, अमेजोन लिस्टिंग बना लेगा अपने नाम से, शायद अमेजोन बनाएगा ना वो लिस्टिंग कुछ मार्केट है, में। आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्राइवेट लेवल की है? नहीं नहीं, होलसेल है ना, तो लिस्टिंग तो हमारी नहीं है, हमें तो B2B है वो। फिर तो नहीं होगा वेंडर सेंट्रल। जी जी, तो वो फिर हमें क्यों वो मेल भेजता है इस बात पे? गलती हो गई होगी अमेजोन से। तो हम उस गलती का उसको जुर्माना ना डालें, हम उसे यस कर दें और वो आप हम जुर्म कर दें वहां पे। आप जुर्माना डालें, आप $40 की फीस ना भरिएगा अगले महीने, ठीक है? वो वो कैसे? वो तो चले भरनी पड़ेगी ही, लेकिन लेकिन वो तो भरनी मैं ये पड़ेगी कह हर रहा हूँ हाल अगर में। हम वो तो नई हर मार्केट हाल में में तो भरनी भरनी पड़ेगी। पड़ेगी, लेकिन अगर हम उसको एक्टिव हम उसको कह देते हैं कि हमने यस हम अलाउ करते हैं कि आप हमसे बाय कर लो, मतलब वो तो ये कह रहा है ना कि हम चले लिस्टिंग भी उसने बना ली। लिस्टिंग तो देखते हैं वो अपने, मुझे ऐसा समझिए कि लिस्टिंग जो वो अमेजोन अपने नाम से लिस्टिंग बनाएगा उस नई मार्केट के अंदर। नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि सेल ग्लोबली का ऑप्शन होता है ना, और जब या इसको ऐसे समझो कि आपने यूके का अकाउंट ओपन किया सेलर्स रेंटल का, तो आपको एक साथ वहाँ पे तकरीबन 8-9 मार्केट प्लेसेस है ना, सब मिल जाती है। और जब आप किसी प्रोडक्ट को मीटू करते हो ना, तो अनलेस आप उस ऑप्शन को ऑफ ना करो, तो आप एक साथ सारे मार्केट्स में सेल करना शुरू कर देते हो, कहीं से भी ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, गो कि हमने तो FBA सिर्फ यूके में बेशक रखा हो भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो देयर इज अ चांस कि अमेजोन उसके ऊपर रेफर कर रहा हो, बट स्टिल टू कंफर्म आप केस ओपन करके देख लें, सपोर्ट से बात करके देख लें कि ये किस सेंस में उन्होंने ईमेल भेजी है। आई एम नॉट, क्योंकि इस किस्म की ईमेल मोस्टली वहां पे जाती है जहां पे प्राइवेट लेवल कर रहा हो कोई,
उसकी खुद की ब्रांड रजिस्टर हुई हुई हो, और अमेजोन जो है उसकी लिस्टिंग को उसी से परचेज करके वो थ्रू वेंडर सेंट्रल जो है वो सेल करना शुरू कर दे। बेसिकली आप जो देखते हो ना होलसेल करते हुए, जो कीपा के अंदर ऑरेंज ग्राफ आ रहा होता है, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो ऐसे ही आता है कि वो सप्लायर से या ब्रांड ओनर से ऐसे अमेजोन परचेज कर लेता है इन्वेंट्री। यानी कीपा का जितना वो डाटा शो हो रहा होता है वो सारा जो अमेजोन बाय कर रहा होता है सिर्फ उसका शो हो रहा होता है? जी जी जी, अमेजोन बाय कर लेता है ना ब्रांड ओनर से लेके, और फिर जी जी। आके खुद सेल करता है। तो वो इसी तरीके से अप्रोच करता है और बैकएंड पे काम इसी तरीके से हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम अकेले हैं ही उसको कहते हैं कि हाँ आप बाय कर सकते हैं हमसे, क्योंकि उससे ये पूछा ना कि फिर हम आपसे बाय करेंगे अगर कोई ऑर्डर आएगा, तो हम अगर उसको ऑथराइज कर देते हैं तो नहीं, आप लिस्टिंग तो तो ऑथराइज कर ही नहीं सकते ना, आप ऑथराइज कर नहीं सकते, आप लिस्टिंग के ओनर नहीं है ना, आप ब्रांड के ओनर हैं यकीनन। हाँ जी बिल्कुल नहीं ऐसी नहीं, है आप बात। नहीं कर सकते, वो गलत ईमेल आपको आई है, वो जी सपोर्ट से बात करके कंफर्म करें। ठीक है। अच्छा, और अब जैसे ये नई मार्केट्स जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया की जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे अब वो कहते हैं हम आप भी शायद ना रिमूवल की भी कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, और शायद जो स्टोरेज फीस है वो भी पता नहीं वेव ऑफ है कुछ हफ्ते के लिए। तो वहां पे अगर इन्वेंटरीज भेज दी जाएं सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कोई फीस वगैरह तो चार्ज हो नहीं रही, तो क्या ये गुड आइडिया है लिस्टिंग अगर वहां पे हम अपनी ब्रांड से आपने आप अगेन आप होलसेल की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी जी, तो मतलब वहां पे भी हम लिस्टिंग जो है वो ब्रांड की सेम प्रोडक्ट जो है जो हम इन मार्केट्स में बेच रहे हैं, तो देखिए, वहां पे आप हर उस मार्केट प्लेस के अंदर उसको रीसेल कर सकते हैं जहाँ पे उसकी डिमांड है। अगर उस मार्केट प्लेस में कीपर टाइप का कोई सॉफ्टवेयर वर्क करता है जिसके थ्रू आप नहीं ये करता। चेक कर सकते हो कि इसकी सेल्स आ रही है या नहीं आ रही, तो आप ट्राई कर सकते हैं। रिस्क है, आप भेज के देख लें, बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिका तो आप जाहिर है वो हम वो कोशिश करें पीसीज ही कम भेजें, ज्यादा ना भेजें, जी जी, मैं ट्राई कर वही सकते पूछा हैं। क्योंकि वो ट्राई ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रिमूवल की कह रहे हैं मैं कोई फीस नहीं चार्ज करूंगा, और स्टोरेज हाँ, के तो भी ट्राई शायद ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़े बहुत यूनिट्स भेज के चेक कर लें। ठीक है। अच्छा सर, ये वैट जो पूरे यूरोप के अंदर जो हमने करते हैं अप्लाई, तो उसके लिए यूके का वैट होना साथ जरूरी है? नहीं क्योंकि एवलारा के थ्रू जो है पूरे यूरोप का वैट, उन्होंने कहा कि आपको पहले यूके का आपको पहले वैट रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बगैर जितनी वो प्रोसेस। जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे ये पता है कि जिस जगह आप सेल कर रहे होते हैं आपको वैट जी वहां का रजिस्टर करवाना होता है, और जिस जगह आप का पैसा लैंड हो रहा होता है वहां पर आपको इनकम टैक्स रजिस्टर करवाना होता है। और वैट इज नॉट इनकम टैक्स, वैट इज सेल्स टैक्स। तो आप सेल्स टैक्स वहीं भरेंगे जहां पे आप सेल कर रहे हैं। अगर जर्मनी में कर रहे हैं तो जर्मनी में रजिस्टर होगा वो। ठीक और है। इसकी मिसाल ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने जैसे यूएस के अंदर एलएलसी ओपन की है और आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, या कोई भी मतलब जैसे होलसेल भी अगर करना चाहते हैं जर्मनी में, अगर तो आपको जर्मनी का वैट रजिस्टर करवाना है सिर्फ, आपको यूके का थोड़ी करवाना होगा, इसका कोई लिंक नहीं है उससे। वो हो सकता है आप ठीक। यूके के थ्रू जा रहे हो तो इस वजह से वो ऐसा कर रहा हो, वैसे हाँ जी, टेक्निकली इसलिए ऐसा कह होना रहा नहीं हूँ। चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अब बहुत सी कंपनियां जो है सुने, क्योंकि यूके पे 20% है बहुत ज्यादा वैट, तो जिसकी वजह से जो है ना जो मसला हमेशा से सुनने में आया है कि ना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकलती होलसेल की प्रोडक्ट्स में, सोर्स मिल जाती है, कुछ बिल्कुल बताए मिलती ना है, अभी बिल्कुल तक मिलती है। जितनी हमने देखें, खुद कोशिश। 20%, ये मैं, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, सबको बताया तो सब लोगों के लिए ये आंसर। जो लोग भी यूके के अंदर काम कर रहे हैं इस बात को रियलाइज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर सेल कर रहे हैं। अगर लोगों को प्रॉफिट नहीं आ रहा होता ना, तो यूके की मार्केट ना एम्प्टी पड़ी होती। लोगों को प्रॉफिट आता है जब ही करते हैं। सेकंड, प्राइवेट लेवल की से कंपैरेटिवली होलसेल की प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बिकती है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स हमेशा कम होती हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे लाएं? प्रॉफिट लाने का तरीका ये के पीछे की साइंस बल्कि समझ ले, वो ये मोस्टली जो सप्लायर्स होते हैं, मैंने खुद जब स्टार्ट किया था सेल करना, मैंने यूके से ही स्टार्ट किया था, बाद में मैं यूएस में स्विच हुआ। यूके के अंदर जो सप्लायर्स हैं अप टू 40% 50% डिस्काउंट्स देते हैं। उसी 50% के अंदर से अगर 20% आपका वैट में निकल जाता है एंड 30% आप अपने प्रॉफिट मार्जिन में रख लेते हैं, एंड देन वही 20% जो आपने भरा है वो बाद में आप वैट रजिस्टर करवा के क्लेम कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको 50% ही बच रहा होता है, ठीक है?
मैंने खुद ऐसे सप्लायर्स को जो है ऐसे सप्लायर्स का काम किया है जो कि 40-50% देते हैं। तो आपने सिर्फ सप्लायर से नेगोशिएट करना होता है, नेगोशिएट करके आपने कोई ऐसी डील साइन अप करनी है। वो डील मोस्टली जो है वो वॉल्यूम बेसिस के ऊपर ही मिलती है, ज़रा ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करें और फिर जो डिस्काउंट मिलेगा उसकी परसेंटेज नो डाउट वो बहुत ज़्यादा होगी। एक ये है तरीका। एंड सेकंड इज कि वो लोग जो ये कहते हैं कि परसेंटेज नहीं बचती, वो लोग अपने आप को 20% वैट रजिस्टर करवाएं। जितना वैट वो देखें, इनपुट वैट से आप में से कोई बच तो सकता नहीं है यूके के अंदर, तो इनपुट वैट आपने भरना है, लेकिन वैट रजिस्टर्ड अगर आप होंगे तो बाद में आप वही 20% क्लेम भी तो कर सकते हैं। तो वो 20% फिर दोबारा अगेन आपके मार्जिन में आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे तो इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल होंगे। लोग शॉर्ट साइटनेस की वजह से चाहते हैं कि इमीडिएटली ही उसका रिटर्न आ जाए, तो लोगों की बातों में नहीं आए, अपनी कैलकुलेशंस करें और फिर देखें सही होगा। मतलब वो पूरा का पूरा जो क्लेम हो जाता है 20% जो बायर ने पे किया होता है? नहीं, हम अगर सोर्सिंग यूके के अंदर ही कर रहे हो अगर देन तो सिर्फ बायर ने पे यूके के करना है अंदर ना? कर रहे हैं जब ही तो बेनिफिशियल है। यूके के अंदर कर नहीं, रहे हैं तो किसको आपने क्लेम? 20% भरा है ना, तो वो और तो बायर ने कस्टमर्स। भरा। नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, आप यूके के अंदर से सोर्सिंग कर रहे हैं, आपने भी तो सप्लाई किसी से ली है ना, सही है। तो वहां हाँ पर जी, ठीक है। 20% भरा है ना। इनपुट वैट बिल्कुल हो गया ठीक वो है। आपका, ठीक है, वही वो इनपुट क्लेम हो वैट जाएगा। आप वो क्लेम हो जाएगा। इसके अलावा जितना ठीक है। बचेगा वो आप एचएमआरसी को वापसी कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो जो बायर पे करेगा वो तो क्लेमेबल नहीं ना, क्योंकि वो बायर को तो महंगी प्रोडक्ट लिस्ट हुई मिलेगी ना, क्योंकि उसमें 20% ऐड हो गया। बायर को महंगी मिलेगी और बायर के पास से आपको चंक ज्यादा मिलेगा वैट का। उसमें से जितना आपने भरा था पहले उतना आप माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो एचएमआरसी को वापसी कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे पीछे कुछ सुनने में आया था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स जो अब मिल जाती है कि जो नॉन वैट रजिस्टर अकाउंट्स के ऊपर भी जो है ना वो अप्रूवल्स आ जाते हैं, और अगर बंदा उसको इस तरह से प्लान है कि मैंने ये 85,000 से ज्यादा की लिमिट साल में क्रॉस ही नहीं करनी, तो मतलब 7-8 हजार ही शायद महीने का वो बनेगा नहीं, सेल। मैं इस पे कायल नहीं हूँ। हो सकता है ऐसा कुछ होता, वैसे मैंने देखा तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस में नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे मेरे ऐसा जहन लगता में है ऐसे ये 20%। बात है कि देखें 12 पाउंड का तो अकाउंट है, मल्टीपल अगर अकाउंट इस तरह से रजिस्टर कर लिए जाएं पाकिस्तानी अकाउंट को, आपको वैसे पता है, आप एक लोगों तो ने हम पाकिस्तानी इतनी कोशिश करते हैं टैक्स ना देना पड़े कहीं पे भी। अरे इतना ना सोचा करें, टैक्स दे दें कुछ नहीं होता, 20% रजिस्टर करें और 20% रजिस्टर करेंगे क्यों आप सप्लायर्स को 20% दें, वो आप क्लेम कर सकते हैं ना। स्ट्रेट अप आपका मार्जिन बनता है। लोग पता नहीं क्यों समझते कि मार्जिन नहीं बनता। मार्जिन आपका उस वक्त नहीं बनेगा कि आपने 20% भर दिया और आप वो क्लेम भी नहीं कर पा रहे, तो आपका मार्जिन गया, समझ में आती है। जब आपने 20% भरा वो वापसी मिल सकता है आपको, तो फिर मार्जिन क्यों नहीं बनेगा आपका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप अभी बता रहे थे कि बायर को जो है ना वो कांटेक्ट वगैरह ना किया जाए बायर को कभी भी, यानी अगर कोई बायर को कोई जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज भेजी जा रही हो या कोई, तो बायर को सेलर सेंटर के ऊपर कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं इस तरीके से नहीं कर सकते। मतलब उससे रिव्यू की तो बात नहीं की जा रही, लेकिन उसको कोई नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट। इससे 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 स्ट्रेट अप रिव्यू का सेंस जाता है कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री चीज भेज रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर यानी कि अगर उसको कोई इस तरह से अगर करना पड़ जाए कांटेक्ट, अगर नहीं नहीं, ऐसे जैसे नहीं हम। कर सकते, नहीं कर सकते ना कांटेक्ट आप। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया और आपका। टीओएस के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, चले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, शुएब इरशाद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी शुएब। अभी तक आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। जी अच्छा, मैंने 18 तारीख को स्टॉक भेजा था एफबीए में, तो अभी कल ही उन्होंने कहा कि वो मिल नहीं रहे, तो मैंने उनके लिए वो कल ही उन्होंने कहा है कि मिल नहीं रहे, मतलब वो कहीं अच्छा गुम हो गए। ठीक है ठीक स्टॉक है में। ठीक है। ठीक है, तो रिसर्च का मिसिंग आइटम मैंने वो सेलेक्ट किया और वो मैंने उनको केस ओपन कर दिया। वो कितना हाँ टाइम लग हाँ, सकता है, कितना टाइम लग सकता है इसके लिए? कितना टाइम लग सकता है? एनीवेयर फ्रॉम 1 month अप टू 7-8 months। इतना ज्यादा टाइम आपको, लगता हाँ आपको अगर इन्वेंट्री नहीं भी मिलती ना, वो आपको रिफंड कर देगा।
लेकिन रिफंड करते करते भी आपको उतना टाइम लगा देगा, तो दिस इज ठीक है। कॉमन। उसके लिए डॉक्यूमेंट मैंने जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी दिया था और वो लेबल्स वगैरह जी दिए जी थे, जी उसके जी, अलावा क्या? वो आपने खुद प्रैप किया था, अमेजोन ने किया था, या प्रैप सर्विस थी? अमेजोन ने करना था, मैंने सिर्फ अमेजोन ने लेबल लगा करना दिया, था। तो शिपिंग लेबल मैंने अमेजोन बस अमेजोन के पास जो है वो कहाँ से जा रहा था? सारी इन्वेंट्री आपके पास से गई है? यूपीएस के। जी जी, आप मेरे पास है यूपीएस के थ्रू। ठीक है, तो आपने जो यूपीएस का डॉक्यूमेंट साइन किया होगा ना लास्ट, जिसके अंदर क्वांटिटी मैंने मेंशन होगी कि, हाँ क्या कह रहे हैं? प्रूफ ऑफ डिलीवरी मैंने दिया था उधर से, उनके यूपीएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर, और कुछ देना था। हाँ, प्रूफ ऑफ डिलीवरी तो नहीं हो सकता, प्रूफ ऑफ रिसीविंग ही होगा, वो डिलीवरी तो अभी तक हो ही नहीं ना। ठीक। ठीक है ना, तो प्रूफ ऑफ रिसीविंग जो है, जो उन्होंने आपको रिसीविंग दी होगी कि जी मैंने इतने यूनिट्स आपके पास से कलेक्ट कर लिए हैं, ये इन्वेंट्री कलेक्ट कर ली है यूपीएस वालों ने, वो जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि, और अमेजोन पार्टनर के लिए प्रोग्राम यूज किया था आपने या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स थी? मैं अमेजोन कार्ड। बात, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो स्टेटअप अमेजोन का है, वो आपको रिफंड भी करेगा। वैसे तो इन्वेंट्री ढूंढते हैं वो, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर वो आपको रिफंड कर देंगे। 21 तारीख को जो आ रहा था अमेजोन के ट्रैकिंग में, वो 21 तारीख को उनके वेयर हाउस में पहुंच गया था। उसके सिग्नेचर भी है उनके, जिसने रिसीव किया है अमेजोन के वेयर हाउस में ना। तो उसके ठीक बाद है, फिर उन्होंने फिर मिसिंग आर्डर, तो वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं होगा वो तो फिर। नहीं नहीं, अभी तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं होगा वो, बट स्टिल अगर आपके पास से एक प्रोडक्ट जा चुकी है और अमेजोन पार्टनर के लिए प्रोग्राम यूज हुआ है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, आपको इधर इन्वेंट्री मिल जाएगी या आपको रिफंड हो जाएगा, बट कब मिलेगा ये इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि फिर मैं और स्टॉक भेजूंगा। एग्जैक्टली, आप ये करें और अमेजोन से अल्लाह का वास्ता ना करवाएं लेबलिंग या कोई भी काम, अमेजोन के पास से भेजें, क्योंकि Q4 का टाइम है ना, इसके ना बहुत इस किस्म की गलतियां होती हैं। ये टाइम आप, अगर आप खुद यूके के अंदर मौजूद हैं तो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के ना अपनी तरफ से खुद प्रेप करके रेडी करके और बस वो कर दें, भेज दें अमेजोन। ठीक हो गया। दूसरा मैं एफटीएम कर रहा था, तो उसके लिए ना बाय बॉक्स नहीं मिल रहा था, तो मेरी प्राइसेस जो थी वो काफी कम थी, काफी दूसरे सेलर से बाय बॉक्स से। ठीक तो है, लेकिन वो सेल्स तो हो रही है, लेकिन उसकी एक इशू आ रहा है कि वो रिव्यू काफी आ रहे हैं, रिव्यू रेट जो है वो 10% से ज्यादा है। तो कोई इशू तो नहीं होगा इसका? और वो रिव्यू आ रहे हैं, सारे सारे रेटिंग भी नहीं। रिव्यू आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही, रिव्यू आ रहे हैं। सेल्स आज, लेकिन सेल्स रिव्यू रेट जो है वो 10% के राउंड अबाउट है, ये इससे भी ज्यादा है। नहीं, कोई किस इशू तो चीज नहीं का होगा? रिव्यू रेट? प्रोडक्ट का? जी जी, रिव्यू फर्क करें, मेरे 10 प्रोडक्ट सेल हुई है, तो 10 के पीछे हाँ, एक रिव्यू आ जाता है मेरे, या इससे ज्यादा। आप सेलर फीडबैक की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट फीडबैक की? सेलर फीडबैक। सेलर फीडबैक शुरू में कोई मसला नहीं है, कर लें। ठीक है। दूसरा जो गेम एंड टॉयज में है, इसमें इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होता है सेल करने के लिए? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो आपको पता चल जाता है जब आप मीटू करने के लिए जाते हैं। उस टाइम अमेज़न मांगता है। हाँ जी, तो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले हमेशा जब आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं ना, आपको दिख जाता है कि ये प्रोडक्ट मैंने खरीदी है क्योंकि मुझे इसकी सप्लाई मिल गई है, तो बाकी की कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले आप मीटू करते हैं, उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। दूसरा, आपने अभी बता रहे थे कि 40% तक भी डिस्काउंट दे देते हैं कुछ जो जी है जी, बिल्कुल देते हैं। सप्लायर वगैरह या होलसेलर। तो मैंने अक्सर देखा है जो ब्रांड के रिकमेंडेड जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, हालांकि वो रिकमेंडेड होते हैं। तो क्या हमें उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए? क्योंकि मैं ज्यादातर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद ये 10 या मैक्सिमम 15% तक कर सकते हैं, क्योंकि वो चले फिर भी वो मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। देखें, होलसेल के अंदर सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें सब लोग, होलसेल जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है। जब रिलेशनशिप बिल्डअप करनी होती है तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, या हम जो ट्रेडिंग वर्ल्ड जो है हमारी,
इसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड ऐसे नहीं होती हाय हेलो करके, ठीक, वो एक सेपरेट पार्ट है। मेन रिलेशनशिप बिल्ड करने के जो टूल्स हैं दैट इज टू परचेज समथिंग फ्रॉम द सप्लायर। आप बार बार परचेज करते रहोगे और उससे रिलेशनशिप आपकी बेहतर बिल्डअप होती रहेगी। जब आप शुरू में किसी के पास जाते हो सप्लायर के पास, कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं देता, हाउएवर वो एक्सपेक्ट जरूर करता है कि आप उससे डिस्काउंट मांगोगे। तो इसलिए अगर आप लोगों में से किसी ने भी किसी सप्लायर के साथ नया अकाउंट ओपन किया हुआ है तो बिलीव मी दैट सप्लायर इज एक्सपेक्टिंग फॉर यू टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। आप वो डिस्काउंट जरूर मांगे, भले वो ना दें, ठीक। अच्छा, अब जब सप्लायर के साथ काम शुरू करना है तो अगर चूंकि आपने रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है तो अगर आपको ब्रेक इवन की भी प्रोडक्ट्स मिलती है तो आप सेल करेंगे। इस चक्कर में मत रहें सब लोग कि इसमें से जब तक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगी ना उस वक्त तक तो मैंने सेल ही नहीं करना। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स को छोड़ दें जिनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके आप बाद में अच्छे पैसे कमा सकते थे। अच्छा, अब आपके पास ब्रेक इवन की प्रोडक्ट्स अगर मिल रही हैं उनके साथ सेल करना शुरू करें। जब आपके पास 2-3 महीने तक अगर आप उनके साथ सेल करते हैं उसके बाद जाके फिर आप उनसे डिस्काउंट्स क्लेम करते हैं, बिकॉज यू आर नाउ देयर रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर्स को डिस्काउंट कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है। सेकंड, एक के ऊपर एक अपॉन स्टैक करने की कोशिश करें डिस्काउंट को। लेट्स से 3 महीने आपने सेल किया, आप सेल करने के बाद आपने डिस्काउंट मांगा, उसने कुछ भी आपको एक सर्टेन परसेंटेज उसने आपको डिस्काउंट दे दी। अब आप उसके ऊपर मजीद अप्लाई करें कि हाउ अबाउट अभी लेट्स से अगर वो उसने 500 यूनिट्स के पे कहा तो उसने कहा 500 यूनिट्स अगर आप कहोगे परचेज करोगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। आप उसको कहो हाउ अबाउट इफ आई बाय 1000 और मे बी 5000 यूनिट्स फ्रॉम यू इन वन गो। अगर इस किस्म की बात बोलते तो आपका डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है बेहतर तरीकाकार यही है। हमेशा वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट, ऐसा वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपको डिस्काउंट देती है। हमेशा सप्लायर कोई भी हो, नया सप्लायर भी होगा ना वो भी देगा, लेकिन स्टैकिंग ऑर्डर जो है ना इसका वो बड़ा मैटर करता है। ऑर्डर आई मीन इतना नहीं मैटर करता बट स्टैकिंग जरूर मैटर करती है। तो अगर एक डिस्काउंट मिले उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट अप्लाई करके आप एक अच्छा ह्यूज चंक बना सकते हैं। यूके के अंदर बिल्कुल मैं इस वक्त अभी भी कोई 6-7 सप्लायर्स को जानता हूँ, ब्रांड्स खास तौर पे जो होते हैं ना, ब्रांड्स आपको बहुत अच्छे 40, 50% तक जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो जो 20% का मार्जिन है आपका वैट का वो तो वैसे ही कवर हो जाता है उसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है शुएब। नदीम इकबाल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नदीम। सर मैं न्यू हूँ इस बिजनेस में, मैं आपसे ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ पार्टनरशिप के बारे में कि होलसेल में जो आपकी पार्टनरशिप हम ईसी के उसमें रह के कर सकते हैं तो उसके क्या तरीकेकार है और ईसी इसकी क्या इंस्ट्रक्शन है इस बारे में भी। अच्छा, इसकी कोई सेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। पीएल के बारे में जो है वो अलग से डिफाइंड है, एमपीएल के बारे में भी डिफाइंड है, होलसेल के बारे में अभी तक कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं इसके ऊपर, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना मोस्टली वो आपको अनविलिंग मिलेंगे जो कि पार्टनरशिप करें एटलीस्ट स्टार्ट में। उसकी वजह ये होती है कि इन्वेस्टर कोशिश ये करता है कि मैं किसी के साथ भी काम करूं तो मैं उसको सैलरी ना दूं, क्योंकि वजह उसकी उनके पास भी वैलिड रीजन होता है सैलरी ना देने का कि यार मैंने अगर सैलरी दे दी तो ये बच्चा ढीला पड़ जाएगा, ये काम भी नहीं करेगा, विच इज जो कि होता भी है हमारे यहाँ। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहता है मेरी मंथली इनकम ही नहीं पूरी हो रही, किचन में लूप से ही बाहर नहीं निकल रहा। तो अगर ये मैं इनके साथ पार्टनरशिप पे काम करूंगा तो 7-8 महीने तो वैसे ही रिटर्न आने में लग जाते हैं होलसेल स्टार्ट करने के बाद। तो 7-8 महीने में अपने किचन किस तरीके से पूरा करूंगा, फिर वो आपका काम निगलेक्ट करके किसी और जगह जाएगा और वहां से अपनी किचन मनी बनाने की कोशिश करेगा और ऐसे आपका काम का हर्ज होगा। तो एक बैलेंस आई थिंक इसके अंदर मेंटेन करना जरूरी है। बैलेंस ये है कि सैलरी भी दें और पार्टनरशिप ऑफर करें, इक्विटी ऑफर ना करें, ठीक है। पार्टनरशिप यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफर कर दें। इनिशियल सैलरी इतनी ज्यादा ना दें, इतनी दे दें कि वो जस्टिफाई भी करें कि थोड़ा बहुत उसके खर्चे भी निकल आए, ठीक, और
फॉर एग्जाम्पल जैसे $100 हो गए, $120 हो गए, $150 हो गए, ये फिर भी थोड़ी सही है सैलरी। और इसके अलावा साथ में आप परसेंटेजेस के ऊपर कर लें। इस तरीके से मुझे लगता है कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। लेट्स सपोज सर मैं एक इन्वेस्टर के साथ जो है वो पार्टनरशिप करता हूँ, 30% मेरा होता है, 70 उसका होता है। अब एलएलसी तो उसकी होगी, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में मेरा नाम किस तरह जाएगा? एलएलसी तो उसके नाम हो चुकी है, अमेजन अच्छा, अकाउंट आप देखिए, ठीक है, अब बात ये, आप इस वक्त, आई एम नॉट श्योर कि आपको इस बारे में पता है नहीं पता, 70-30 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली एप्लीकेबल होता है पीएल के ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि वहां पर पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे आपको रिटर्न जो होता है वो भी 30% तक आपको अपनी की उसके ऊपर मिल रहा होता है। और इन दी एंड आपका एंड गोल ये होता है पीएल के अंदर कि आपने एसेट को अपने फ्लिप करना है, क्योंकि वो आपका एसेट है। अच्छा, चूंकि लॉन्ग टर्म काम होता है, जब आप देख रहे होते हैं कि बाद में एसेट फ्लिप करना है, तो इस वजह से आपस में हम लोग ये रूल्स को अप्लाई करते हैं कि फला दूसरी की कंपनी के अंदर जो है, यानी किसी और की कंपनी है जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके अंदर मैं आप एक सर्टेन परसेंटेज ले लूं, या उसके अंदर एज अ डायरेक्टर लग जाऊं, या कंपनी की सर्टेन शेयर्स मेरे पास हो, या ओनरशिप मेरे पास हो, ताकि कल कला को बिजनेस की ओनरशिप भी एक सर्टेन परसेंटेज मेरे पास हो। पीएल के अंदर ये इसलिए सेंस मुझे लगता है नहीं बनता, क्योंकि पीएल का बिजनेस, वो पीएल कह रहा हूँ अपना, होलसेल के अंदर ये इसलिए सेंस नहीं बनता क्योंकि होलसेल में आपकी जो रिटर्न है ना वो है 10%, 10 to 12% आपका रिटर्न है। अब आप इमेजिन करो कि 30% आप टोटल $10,000 स्पेंड कर रहे हो, 10,000 के अंदर से आपको 7,000 यानी 70% के हिसाब से इन्वेस्टर दे रहा है, और 3,000 30% आप दे रहे हो। जब 3,000 का रिटर्न आएगा तो 10% के हिसाब से 300 होगा, और उनका रिटर्न आएगा 700। आपके अकाउंट चलाने का, ओवरऑल सारी चीजें करने के जो खर्चे ना वो तकरीबन $250 तक के, और अगर आपने एडिशनल बाहर का कोई वीए रखा हुआ है तो तकरीबन $250 से $300 आपने उस वीए को भी पे करना है। तो देखा जाए तो $500 का आपका खर्चा है, और अगर सारी चीजें डिडक्ट कर लोगे तो वो जो $3,000 आपने लगाए ना उसका अगेंस्ट आपको मेरे ख्याल से मुश्किल से $20 या $30 बचेंगे शायद, या $50 बच जाएंगे। तो अगर पूरे, इसलिए चूंकि रिटर्न कम है इसलिए सेंस नहीं बनता इसके अंदर पार्टनरशिप करने का। या तो होता है आप 30 की जगह 30,000 डाल रहे होते, और वो 70% वाला 70,000 की जगह 70,000 डाल रहा होता, तो फिर तो एक बड़ा चंक बन जाता। लेकिन इस चंक्स चूंकि कम है, परसेंटेजेस कम है, इस वजह से प्रॉब्लम है। होपफुली मेरे ख्याल से आपकी शायद सेंस बना। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर कि लेट्स सपोज एक मैं जो है एलएलसी के ऊपर अमेजोन का अकाउंट खोलता हूँ, उसके ऊपर मैं होलसेल करता हूँ, तो बाद में अगर मैं उसके ऊपर पीएल करता हूँ तो कोई इशू तो नहीं होता इस बारे में? नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली कर सकते हैं, रेकमेंड नहीं कर सकते आपको। उसकी वजह ये है कि आपका जो होलसेल के अकाउंट होता है ना, आप हमेशा खुद की प्रोडक्ट्स तो रीसेल नहीं कर रहे होते, आप प्रोडक्ट्स रीसेल कर रहे हैं ब्रांड्स वगैरह की, ठीक, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल हो रही है। चूंकि ब्रांड आपकी नहीं है, चूंकि प्रोडक्ट्स आपकी नहीं है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके अगेंस्ट में जो नेगेटिव रिव्यूज वगैरह है ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपको। नेगेटिव रिव्यूज और रेटिंग जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके सेलर सेंटर को, आपके अकाउंट को, ठीक। पीएल के अंदर, अच्छा, और जब आपके अकाउंट्स के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर सेलर रेटिंग कम आएगी तो आपको बाय बॉक्स लेने में प्रॉब्लम होगी। अब देखा जाए तो पीएल के हिसाब से ये मैटर नहीं करता। उसकी वजह ये, पीएल के अंदर बाय बॉक्स का तो चक्कर ही नहीं है। आप जो सेल कर रहे हैं, आपका मुकाबला सेलर्स के साथ नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ है, क्रॉस द पेज जितनी भी है वो। तो वहां पे ये इशू, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर आपकी सेलर रेटिंग डाउन है तो अमेज़न एक सर्टेन लेवल तक उसको देखता है, उसके से अगर बिलो चले जाएगी वो, तो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा। तो चूंकि ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं होलसेल के अंदर आपके अकाउंट की रेटिंग नीचे जाने के, तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर पीएल कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट उसको स्पेंड करते हैं यूजुअली हम लोग, तो कोशिश करें कि उसके अगेंस्ट में अकाउंट भी नया ओपन कर लें। इसका मतलब है सर, या हम सिर्फ पीएल कर सकते हैं या होलसेल कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने जो हमारी डिटेल्स हैं उसके ऊपर जस्ट वन अमेज़न अकाउंट बना सकते हैं।
तो आई एम करेक्ट सर? जी जी जी, टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसे किया जा सकता है। लेट्स से आप होलसेल कर रहे हो, अपनी जो आपकी करंट डिटेल्स है ना, आपने वो यूज करके आपने यूके के अंदर होलसेल करना शुरू कर दिया, ठीक। लेकिन आप वही सेम डिटेल्स यूज करके यूएस के अंदर अपनी पीएल लॉन्च कर सकते हैं। सही। ठीक है। Amazon का टीओएस ये कहता है कि सेम मार्केट प्लेस के अंदर सेम डिटेल्स यूज करके दो अकाउंट नहीं बनाए जा सकते, लेकिन सेम डिटेल्स यूज करके दो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अंदर अकाउंट बनाए जा सकते हैं। सही सही। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, चले, नो प्रॉब्लम। नदीम इकबाल, मोहम्मद एहसान, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सर वालेकुम अस्सलाम जी, एहसान। सर मुझे एक 3 सवाल पूछे थे। एक तो पहले वैट पे पूछना था कि जो रजिस्टर करते आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हेलो, अब सर आवाज़ सही आ रही? और करीब करो माइक, अभी शुरू में सही आई थी। जी मैं ये कह रहा था कि अगर अब आवाज़ ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, बेहतर है, बोलो हाँ, बोलो। मैं ये कह रहा था कि अगर वैट अगर हम ना रजिस्टर करें यूके के अंदर, तो उसका कोई प्रॉफिट मार्जिन पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वो तो बिल्कुल ही वही रहते हैं जो पहले से ही होते हैं विदाउट वैट भी। देखो, दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। एक सबसे मेजर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 20% तुम्हारी जो फीस है ना, अमेजोन की जो फीस है, अनलेस तुमने उस पे एग्जेम्पशन ना ली हो, तो 20% तुम्हारी फीस के ऊपर अमेजोन चार्ज करता है, और वो स्ट्रेट अप तुम्हारे मार्जिन को हट करती है। बल्कि अक्सर केसेस के अंदर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी फीस के ऊपर 20% चार्ज पड़ रहा है प्रोडक्ट की, और वो सेल कर रहे होते हैं। वो तो जब एंड में, मतलब महीनों के बाद जाके किसी के थ्रू उन्हें पता चल के, जब पता चलता है हो ये तो अच्छे खासे मार्जिन उनके चले गए। मेरे से खुद शुरू में ऐसी मिस्टेक हुई है कि मुझे नहीं पता था अमेजोन चार्ज करता है। बाद में जब पता चला, जब मैंने कैलकुलेशन की, तो पता चला मतलब अच्छी 3-4 प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिसके ना मैंने लॉस में सेल किया था, जबकि मुझे लग रहा था ये सारी प्रॉफिटेबल है। तो एक ये इशू आता है। सेकेंड इज आ सॉर्ट ऑफ अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वैट रजिस्टर्ड करवा ले तो अपने आप को, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अमेजोन आपसे फीस के अगेंस्ट में वैट नहीं चार्ज करेगा। पर सेकेंडली, जो इनपुट वैट तुम देकर आए हो, जब इन्वेंटरी तुमने परचेज की थी, उसके अगेंस्ट भी जो 20% वैट देकर आए हो तुम वो 20% भी क्लेम कर सकते हो। अभी क्या है, अभी तुम वो 20% क्लेम नहीं कर रहे हैं, अभी वो वैसी का वैसी रखा हुआ है। जो तुमने जेब से दे दिया, 20% का नुकसान कर दिया अभी तुमने। तुम अगर वैट रजिस्टर्ड होगे तो 20% का नुकसान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वो पूरा अमाउंट वापसी आ जाएगा। तो जो लोकल काम, जो लोग यूके के अंदर सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो लोग जी मैंने अनम्यूट कर दिया। तो जो लोग कर रहे हैं काम, उनके लिए बेहतर है कि वो लोग अपने आप को वैट रजिस्टर करते हैं। जी सर। ये अच्छा, ऐसा और बोल एक तो ये मुझे सवाल माइक, पूछना कि थैंक हाँ यू। माइक करीब। और एक और मुझे पूछना था कि क्लाइंट हैं वो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, तो वो पहले किसी के थ्रू फंड्स हमें ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे, तो कौन सा अच्छा रास्ता है यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा भेजने का? एक मिनट, ये पाकिस्तान से यूके भेजना है? हाँ। ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। ये आप लोगों को पता है, दो ही तरीके, एक लीगल तरीका है, वो आपको बैंक जाना पड़ेगा, वो वही बताएंगे आपको, और दूसरा तरीका ये है कि आप वही जो लोग करते हैं इधर उधर हवाला टाइप का, हाँ वो हम मतलब आपको समझ रेकमेंड, गया, समझ गया, समझ वो गया। हम रेकमेंड नहीं करते, अच्छा, क्योंकि वो और ब्लैक थर्ड मनी में वन, आता है। और थर्ड वन से मुझे एक और सवाल पूछना था कि एक लिस्टिंग है, ठीक है, तो ब्रांड बैठा हुआ है, उसने मुझे ऑथराइज सेलर की परमिशन दे दी है, लेकिन उसमें हम्म सिर्फ एक ही सेलर है ब्रांड। अब उसकी कोई बाय बॉक्स रोटेशन तो है नहीं, तो अगर मैं उसको लिस्टिंग को मीटू करता हूँ तो क्या मुझे बाय बॉक्स मिलेगा? कोर्स मिलेगा, लेकिन ये मीटू करने से पहले जरा ब्रांड से कांटेक्ट करके उससे पूछ ले कि आपकी ये प्रोडक्ट है जिस पे आप खुद सेल कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर मैं आके ये मीटू सर कर मैंने दूं? पूछ लिया, उन्होंने कह दिया यस वी विल मेक यू एन ऑथराइज सेलर। नो 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 नो, दैट डज नॉट क्वालिफाई यू टू रीसेल दैट प्रोडक्ट, या उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके मीटू करने का हक नहीं देता। ऑथराइज सेलर इज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने उनसे तुम पूछा भी उससे कि मैं अमेजोन पे सेल करूंगा। अगेन फिर वही प्रॉब्लम, उस स्पेसिफिक एसिन का पूछोगे तुम, अच्छा। उस स्पेसिफिक एसिन का पूछोगे क्या इस एसिन के ऊपर मैं रीसेल कर लूं, क्योंकि अगर उस एसिन पे वो अकेला से, तुम कीपा की हिस्ट्री चेक करते हो,
और वो अकेला सेलर मौजूद है और पहले कभी भी कोई नहीं आया, बिलीव मी, तुम्हें ऑथराइजेशन लेटर क्यों ना हो तुम्हारे पास, वो तुम्हें रीसेल नहीं करने देगा। तो फिर क्या करना चाहिए सर इसका? वही तो बता रहा हूँ, उससे जाके पूछो कि भाई तो मुझे रीसेल करने दोगे या नहीं, क्योंकि मोस्ट अच्छा प्रॉब्ली वो कहेगा नहीं। वो अच्छा, अपनी और प्रॉफिट्स के अंदर से तुम्हें क्यों शेयर करे, वो तो उसकी अच्छी खासी जो भी बिक्री हो रही है वो सारी उसी के पास आ रही है। क्योंकि सर वो यूके के अंदर नहीं है, वो यूरोप के अंदर है बैंक। स्टिल स्टिल तो उनको कंफर्म डिस्ट्रीब्यूशन करो। नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोग नहीं चाहिए होते? वो उस सूरत में चाहिए होते हैं जब उन्होंने अपनी, जब वो इस जब वो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, यानी वो अपने आप को फिर एज अ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना कंसिडर नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर कंसिडर करते हैं। तो फिर वो उस सूरत में वो कहते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं, सप्लाई चेन के मसाइल हैं, ये सब को हमने डील नहीं करना। हम लोग जो है ना डायरेक्टली अब बस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सप्लायर्स को देंगे, वो आके कैसे रीसेल करते हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ओके अच्छा, और जो आपने मुझे सर ये बोला है कि मैं उनसे डायरेक्ट इस पर्टिकुलर एसएन को पूछूं और फिर वो मुझे मेल देंगे, तो मुझे मतलब कि मेरे पास कौन सा वो डॉक्यूमेंट मुझे देंगे कि फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब मैं जाके कर सकता हूँ? नहीं नहीं, फिर वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। जब वो उन्होंने कंफर्म कर दिया अगर एसिड के ऊपर और खुद वो ब्रांड एज अ सेलर वहां पे मौजूद है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि अप्रूव तो वही करेंगे, अमेजोन थोड़ी अप्रूव करता है। अच्छा, और मुझे बाय बॉक्स मिलेगा? हाँ, अगर तुम बाय बॉक्स के लिए कंपेटिटिव होगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि लिस्टिंग का ओनरशिप उनके पास पहुंच जाती है, वो अमेजोन के लिए तुम और वो दोनों बराबर है। अच्छा ठीक है। हाँ, एज लॉन्ग एज तुम उस बाय बॉक्स के लिए कंपेटिटिव हो, तुम्हें बाय बॉक्स मिलेगा। अच्छा, मैंने ये पोस्ट बूट कैंप ग्रुप में भी की थी, तो मुझे सब कुछ किसी लोगों ने कहा कि तुम अपनी फीडबैक्स अच्छे कर लो, वीआरओस करो। तुम्हारा अकाउंट नया है? हाँ मेरा अकाउंट है। बिल्कुल ब्रांड नहीं हो। मतलब हाँ समझ ले, ब्रांड न्यू है। कितने सेलर फीडबैक्स है उस पर? तो मतलब कि मैं अभी सेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रांड्स अप्रोच कर रहा था, तो ये अभी ऑर्डर गए हैं तो अब वो आएंगे। हाँ, फिर मिलेगा अभी भी बाय बॉक्स, बट बहुत चांसेस बहुत कम होंगे, 10% से भी कम होंगे चांसेस बाय बॉक्स विन करने के। तो वीवीआरओस करवाऊँ? एग्जैक्टली, वीवीआरओ तुम्हें एटलीस्ट 4 से 5 वीवीआरओ करवा रहे हैं, इस वक्त तक करवा रहे हैं जब तक तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर से ना जस्ट लॉन्च्ड जो लिखा हुआ रहा था ना वो ना खत्म हो जाए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ मैं हाँ, कराची पूछो। में होता हूँ, मैं कराची इंक्यूबेटर में आपसे मैं मतलब कि मिल सकता हूँ? मैं इसी एमसीसी का स्टूडेंट भी हूँ, पीएल की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, हाँ तो मैं हाँ, जरूर आपसे मिल सकते मिल हैं। सकता हूँ? हाँ अच्छा हाँ, जरूर। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मोहम्मद नबील, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बल्कि मोहम्मद नबील 1 मिनट रुकिएगा, मैं जब आपको म्यूट कर दिया है, मैं जब तक क्वेश्चंस ले लूँ चैट में। फॉर यूएस मार्केट होलसेल, डू यू नीड सेलर परमिट और रीसेल? यूएस मार्केट होलसेल, डू यू नीड बोथ? दोनों आपको चाहिए होते हैं। सेलर परमिट इज समथिंग, is a document that you get from your state, जहां पर आपकी एलएलसी होती है, ठीक, वहां से आपको मिलता है, उस स्टेट की वेबसाइट से भी नहीं, बल्कि फाइल करना होता है, उसका एक पूरा फॉर्म होता है, फॉर्म भर के आप देते हैं। सेल्स सेलर परमिट या रीसेल परमिट या सेल्स टैक्स परमिट, ये तीनों एक ही डॉक्यूमेंट का नाम है। ये आपको आप उस वक्त ऑब्टेन करते हो जब आपने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेना चाहते हो कि आपसे जितनी भी सेल्स होंगी उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस सब की उसके अगेंस्ट आप सेल्स टैक्स कलेक्ट भी करोगे और पर्टिकुलर स्टेट को जमा भी कराओगे, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखा जाए तो बंदा कहे कि भाई मुझे क्या जरूरत है कि मैं ये काम करूं, आपकी मजबूरी ये है कि जो रीसेल सर्टिफिकेट है ना, ये आप उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास सेल्स टैक्स परमिट ना हो, क्योंकि रीसेल सर्टिफिकेट पे एक फील्ड दी हुई होती है जहां पर आपने सेल्स टैक्स का नंबर डालना होता है, और ये सेल्स टैक्स का नंबर जो आपका होता है ये आता ही सेल्स टैक्स परमिट के ऊपर है, जो स्टेट आपको असाइन करती है। तो जिस जगह पे भी आपकी एलएलसी है, आप वहां का सेल्स टैक्स परमिट लेते हैं, वहां से सेल्स टैक्स का नंबर मिलेगा, जो कि आप रीसेल सर्टिफिकेट के ऊपर डालेंगे और उसको यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको दोनों चाहिए। अच्छा, पेपॉल के थ्रू आप पेमेंट सेंड कर सकते हो, पेपॉल के डॉलर बाई करके आप सेंड कर दो, या फिर पेयोनियर, बोथ आर बेस्ट। अच्छा, आप कर तो नहीं सकते जी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अभी होलसेल क्लासेस सर कब तक स्टार्ट हो रही हैं ऑन साइट? होपफुली 20 से स्टार्ट हो जाएंगी शायद। व्हाट टाइम एंड डेज यू आर अवेलेबल इन क्लास इंक्यूबेटर? मैं रेगुलरली अवेलेबल होता हूँ, 4 बजे के बाद से अवेलेबल होता हूँ। अच्छा जी नबील, अब आप जी कहिए प्लीज। हम सर बहुत अच्छा सेशन था सर। असल में मुझे पूछना ये था कि जब मैं अब एक ब्रांड है जिसने मुझे अप्रूवल दिया है, लेकिन उसकी मैप पॉलिसी अप्लाई हो रही है सब पे। मेरा सही अकाउंट है। बिल्कुल न्यू है, तो क्या हम्म। मैं उसमें जा सकता हूँ? और मतलब अगर मैं वीवीआरएफ ले लेता हूँ तो मैं उसमें जा सकता हूँ मैप पॉलिसी के लिए? जी जी, मैप पॉलिसी में लाजमी जाया करें। नए अकाउंट्स के लिए तो बड़ा गोल्ड माइन होती है वो, उसकी वजह ये कि लाजमी मिलता है फिर सेल आपको। आ, सर इन आ, केस अगर ब्रांड खुद भी वो उस मैप पॉलिसी पे है? तो अच्छी बात है। अमूमन मैप पॉलिसी वहीं फॉलो हो रही होती है जहाँ पे ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद ही पुलिस बना हुआ होता है। वो खुद ही देख रहा होता है कि जो है ना कौन इसके अंदर, कोई ऐसा तो नहीं है जो इसकी प्रोडक्ट्स की जो मेरी प्राइस है उसको नीचे कर दे। बल्कि अगर तुम देखो ना तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों पे मैप पॉलिसी अप्लाई होती है, ठीक है। उसमें से हम्म। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिस पे ब्रांड बैठा हुआ है, एक पे नहीं बैठा, ठीक। और तुम्हारे पास सही चॉइस है, तो तुम उस पे सही जाओ जिस पे ब्रांड बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रांड खुद पुलिसिंग कर रहा है। किसी सही भी होगा सेलर सर। और वो ना सेलर की इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, तो किसी एक सेलर ने भी अगर प्राइस के साथ जो है ना कुछ मसला किया, तो वो लोग क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर सेलर को जाके फिर वो पकड़ेंगे, उनको वार्निंग भी सही। देंगे और नेक्स्ट को भी सप्लाई भी नहीं हम्म। देंगे। तो सर कोई ऐसा ऐसा चांस तो नहीं होता कि ब्रांड खुद अगर प्राइसेस में कुछ ऊपर नीचे कर दे तो फिर हमें कोई मसला तो नहीं होता सेलर्स को? अगर वो कर ले तो वो कर सकता है, हम कुछ कर तो नहीं सकते, ब्रांड भी वही है और हम्म। सब कुछ उसके हाथ में, हम कर तो कुछ नहीं सकते। बस दिल इसका में सर थोड़ा क्या थोड़ा सोल्यूशन उसको होगा? बुरा बुरा बोलते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। सही है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो no problem। अच्छा जी, मियाँ रेहान, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। अच्छा बिलाल भाई, पहला क्वेश्चन तो मेरा वैट के रिलेटेड ही है कि मतलब हमने उसे कितने पीरियड के बाद जो है ना वो क्लेम बैक करना होता है अगर हम वैट रजिस्टर्ड हो जाए? क्लेम बैक करना होता है, अच्छा। क्लेम जब जब आप जमा कराते हैं ना अपने वैट की, यानी सेल्स टैक्स फाइल करते हैं, तब तब आप क्लेम कर सकते हैं। जितना आपने कलेक्ट किया उसके अंदर से अपना जो खर्चा है, जितना मतलब आपने यूके में भरा मेरा था। ख्याल है क्वार्टरली होता है। जी जी, वैट यूके के अंदर क्वार्टरली फाइल होता है हर 3 महीने में। सही हो गया। अच्छा बिलाल भाई, एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि मेरी कुछ इन्वेंट्री है वो जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में हुई है, और स्ट्रैंडेड रीजन में, उसका ठीक दे है। रहे हैं कि अकाउंट, रीजन उसका दिया हुआ है अकाउंट नॉट फुली अनबोर्डेड, तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो बता सकते हैं? अकाउंट नॉट फुली ऑन बोर्डेड। एक मिनट रुके। अच्छा, इसके काफी सारे आंसर अभी मैंने देखे हैं, ये अभी मैंने गूगल किया तो to seek approval yes sir secondly after saying you want to make it dispose if you need any further doing to PM। अच्छा अच्छा जी, खैर, तो इसके मुख्तलिफ आंसर्स हैं, लेकिन वो ये एक मैंने अभी आंसर पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप पता नहीं किस चीज़ की अप्रूवल, ये तो नहीं समझ में आ रहा। मेरे ख्याल है आप सेलर सेंट्रल को कांटेक्ट करके देखें और थोड़ा सा गूगल कर लें, मेरे ख्याल से इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या सोल्यूशन है। हमने दरअसल ने केस ओपन किया हुआ था ना, वो केस हम लड़ रहे थे, मतलब काफी दिन हो गए थे, तो उसके बाद जो मतलब उन्होंने फाइनल रीजन हमें बताई थी ना, वो यही बताई थी कि आपको जो कितने है ना दिनों पहले की बात है, पेमेंट पहले ये एक तो बार, बताएं, कितने दिनों पहले की बात है ये? मतलब फर्स्ट केस जो ओपन किया था ना हमने वो 27 को किया था, और रिसेंटली ट्वेंटी मतलब कल ये हमारा इशू एक बार ही रिजॉल्व हो गया था, लेकिन आज फिर दोबारा जो है ना वही सीन हो गया, दोबारा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में चली गई सारी इन्वेंट्री।
अच्छा, स्टैंडर्ड में चले गए, तो रिकंसाइल का ऑप्शन खुल गया आपके पास? ये जो इसके आगे मेरा ख्याल ऑप्शन दिया होता है, ये जब आप शिपिंग ये प्लान में क्रिएट जाते हैं ना, रिमूवल ऑर्डर। नहीं, क्रिएट रिमूवल नहीं, जो आपने शिपिंग प्लान बनाया ना, उस शिपिंग प्लान के अंदर चौथा आई थिंक टैब होता है जी जी। रिकंसाइल का, वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पर देखें आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, क्योंकि यूजुअली वो आपको उस वक्त शो होती है जब 2 आपका मिनट आपको। शिपिंग प्लान जो है ना कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हो रही होगी तो उस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए। एंड सेकंड इज आपको अमेज़न से थोड़ी सी जंग करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट है वो ये FBA की है, तो आप FBA की कह रहा हूँ, होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं जो आपने भेजी। होलसेल की प्रोडक्ट है। पहली तो जो है ना उसका तो मतलब यहाँ पे रिसीव होने के बाद क्लोज भी होगा स्टेटस जो शो करा रहा है, और दूसरी जो है वो रिसीविंग में भी शो करा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि जो Amazon जो है वो रिकंसाइल के ऑप्शन के ऊपर क्या दिखा रहा है? रिकंसाइल का तो नहीं है मुझे एग्जैक्ट पता, लेकिन जहाँ पे ये शिपिंग प्लान ही मैंने खोला हुआ ना, उसमें जो स्टेटस शो करा रहा होता है ना कि रिसीव हो रही है या इन ट्रांजैक्ट है, वहां पे पहली इन्वेंट्री का मेरा क्लोज ही शो करा रहे हैं और दूसरे का जो है ना रिसीविंग शो करा रहे हैं। पहले इन्वेंट्री का क्लोज शो करवा रहे हैं, तो अगर क्लोज्ड पे आ गया है वो, तो अब तो आपका रिकंसाइल का ऑप्शन खुल जाना चाहिए। आप कौन से वो आप शहर थोड़ा में मुझे होते हैं? गाइड कर सकते हैं कहाँ पे होता है? मैं आप मुझे सरगोदा। बता। सरगोदा में होते हैं। आप 1-on-1 के स्टूडेंट है नहीं, या मैं बोर्ड PCFFL का छुआ। CFFL के स्टूडेंट है? आप यूं करें, आप किसी सरगोदा से लाहौर दूर, थोड़ा से वैसे ज्यादा फासला तो नहीं है मेरे ख्याल है, लाहौर चक्कर लगा ले। इनक्यूबेटर वहाँ पे ऑफिस में होते हैं लोग, इजीली दिखा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप ये जो आप रिकंसाइल का कह रहे हैं ऑप्शन, ये यहाँ पे कहाँ पे शो होता है? आप थोड़ा मुझे गाइड कर देना, फिर मैं ट्राई कर लूंगा। मैं बाकी आपको बता रहा हूँ ना, शिपिंग प्लान के अंदर जब आप शिपिंग प्लान में जाते हैं ना, तो वहीं पर ही 4 टैब बने हुए आ रहे होते हैं, जिसके अंदर से एक के अंदर तो स्टेटस आ रहा होता है ना कि करंट स्टेटस क्या है आपकी इन्वेंट्री का, जहां पे आपने इस वक्त देखा है क्लोज्ड, ओपन, रिसीविंग सब लिखा हुआ होता है। लेकिन ऊपर देखेंगे ना, वो एक टैब के अंदर है, उसी के अंदर आगे एक रिकंसाइल भी लिखा हुआ होगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गूगल करके देखें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। रिकंसाइल का खैर एक ऑप्शन चल होता है, चल उसको चेक करिएगा, ठीक है। और अगर उससे आपका मसला हल नहीं होता, गूगल भी करके देख लिया करें हमेशा। गूगल से आपको बहुत आंसर मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी मैंने आपने जो ऑप्शन आपने प्रॉब्लम बताई, मैंने अभी गूगल किया, मुझे तो बहुत सारे इसके आंसर्स दिख रहे हैं। तो आप भी थोड़ा गूगल करके देखें, आपको काफी हद तक हेल्प गूगल से भी मिल इसका ये था जाएगी। ना कि हम्म, जी जी, नहीं बताइए क्या मतलब कह रहे हैं। हमारी इन्वेंट्री एक बार मतलब कल रात को ना ये इशू एक बार ही रिजॉल्व हो गया था। हमारी इन्वेंट्री लाइव हुई है और एक प्रोडक्ट भी हमारी सेल हुई है। उसके फौरन बाद ही ना दोबारा स्टैंडर्ड में चली गई थी, मतलब सेल भी आई है कुछ इन्वेंट्री। कुछ यूनिट्स की, बाकी बाकी आइटम जो है वो स्टैंडर्ड हो गए। हाँ, तो फिर तो अमेज़न से भी जंग करनी पड़ेगी अब। हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? जी 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 हाँ, जी, तो आ मैं रही ये है। कह रहा हूँ कि अब आपको आपको अमेज़न से भी थोड़ी बहुत जो है वो जंग करनी पड़ेगी। केसेस के ऊपर ही मोस्टली बात होगी, बट आप यूं करें, जरा गूगल करके दोनों चीजों को चेक करें, वैसे ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होके अमेज़न से बात करें। ठीक हो गया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उमर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी उमर। अच्छा सर, अभी आप अभी कह रहे थे इस भाई से कि अगर तो इस ब्रांड ने मैप लगाया हुआ है तो उसमें जरूर जाए, क्योंकि उसमें हमें बाय बॉक्स का जो है ना वो जरूर हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन सर हमारे पास ना एक प्रोडक्ट काफी देर से जो है। वैसे मैंने ये नहीं कहा था, ये नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ब्रांड खुद सेल कर रहा हो उसको पर जरूर जाएं, क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं होती फिर कि वो मैप पॉलिसी को वायलेट करें, क्योंकि उन्हें पता होता है मैप के वो ब्रांड खुद इटसेल्फ एज अ सेलर मौजूद है, अगर हम कुछ भी पंगा करेंगे उसे दिख जाएगा।
ठीक है, मतलब कि अगर जहाँ पे अगर मैप जो स्ट्रिक्टली एनफोर्स होगा तो अल्टीमेटली उससे तो मतलब हमें आपको फायदा होगा, आपको बाय बॉक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर हम एक प्रोडक्ट के ऊपर ना हमें बड़ी देर से जो है वो बाय बॉक्स यानी हमें मिला आपकी ही रेटिंग नहीं। कितनी, सेलर रेटिंग? रेटिंग हमारी बस एक ही है अभी, नहीं तो 100% फिर ये तो भी है। अभी तो उम्मीद भी ना रखे ना अभी। तो अब उसका क्या, यानी कि जब तक रेटिंग नहीं सेलर होगी तो फीडबैक सब। बढ़ाएं, बस सेलर फीडबैक बढ़ाएं अपने, और एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करें। ऐसी कोई प्रोडक्ट चूज करें जिसके अंदर जो छोटी प्रोडक्ट हो, जिसकी ज्यादा इन्वेंट्री आप उठा सकते हो, जिसका सेल्स रैंक बहुत कम हो, ऐसी प्रोडक्ट की सप्लाई पकड़े। अगर आपको ब्रेक इवन पे भी सेल करनी पड़ती है, कोई हर्ज नहीं है, ब्रेक इवन पे सेल करें, सेल्स वॉल्यूम जनरेट करें, और उस वॉल्यूम के अगेंस्ट में होपफुली आपको सेलर फीडबैक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते तो आप वीवीआरओ करवा सकते हैं उसी के अंदर, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी एक जनरेट हुई हुई है। ठीक है, 2 वीवीआरओ के दरमियान कितना गैप मस्ट होना चाहिए, कितनी सेल्स का? शुरू में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जस्ट लॉन्च आपने खत्म करना होता है। वो तो हो गया होगा हमारा खत्म, 700-800 अब हमारी वैसे ऑर्डर 1000 शायद हो चुके होंगे, लेकिन एक सिर्फ अभी तक आई है जनवरी में। सिर्फ एक आया? ओ नहीं नहीं, जी, अभी तक तो आपके सही बात 5-6 है। आ जाने चाहिए थे। पता नहीं क्यों अभी एक ही आया अभी तक, 1000 तो के वो करीब ऑर्डर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, खैर ऐसा भी मसला नहीं है कि लाजमी अच्छा, अब आने ना, चाहिए। अच्छा इसी के ऊपर हमारे एक और जानने वाले, उन्होंने कोई 100 यूनिट लिए हुए हैं, उनको एक दफा भी नहीं बाय बॉक्स मिला। हमें तो फिर कोई 20-30 यूनिट के ऊपर हमें जो एक आधा हमारा निकला, लेकिन उसके बाद वो बाय बॉक्स आते ही नहीं। अच्छा, अब हम एक ये सोच रहे थे कि अगर हम ऐसे ही करें कि एक्सटर्नल अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको लिस्ट करके, अच्छा एक चीज तो जैसे कहते हैं ना कि यूआरएल से जो जैसे पीएल के अंदर करते हैं, उसमें होलसेल में तो उसमें उससे तो रेटिंग बेहतर, वो रैंकिंग बेहतर होती है ना, उसका तो जी यहाँ जी, पे कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है ना सर कि अगर आप यूआरएल यूज करके हम अपने उससे बात करते हैं तो उसके बजाय वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपने तो सेलर के ऊपर जाना है। तो अगर हम अब अपने कुछ यूनिट्स को अनलोड करने के लिए ऐसे करें कि अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ब्रांड तो जो है ना वो कूपन भी नहीं लगाने देता, तो उस किस तरह से हम अगर सोचें कि प्रॉफिट नो लॉस पे कुछ यूनिट निकालते हैं, अगर कुछ जो है वो लिक्विडेट करना चाह रहे हैं तो करें, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो अब मैप के ऊपर मैप एनफोर्स है और मैप पे आ नहीं रहा बाय बॉक्स, तो कैसे करें फिर उसको? अमेज़न पे तो कूपन भी नहीं लगाने दे रहा वो। तो आप एक काम करें ना, आप साइमल्टेनियसली आप कोई छोटी प्रोडक्ट उठाएं जिसका सेल्स रैंक ज्यादा हो, उसको कंटिन्यूअसली सेल करते रहें, उसे अपने फीडबैक्स को बिल्ड कर लें साथ साथ, और फिर यही प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको बाय बॉक्स कम मिल रहा है ना, इसी के ऊपर ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो हम इंशाल्लाह वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मीनवाइल इसको स्पेसिफिकली इसको भी टारगेट करने के लिए फिर अगर इस तरह से ध्यान में आ रही थी चीज कि अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको हम क्योंकि अगर इसके ऊपर तो ऑब्वियसली यूनिट कितने हैं? यूनिट कोई 30-35 यूनिट है, हाई टिकट आइटम है। 30-35 यूनिट है, ठीक है, हाँ चले फिर कर लें, ऐसा करके देख अच्छा, लें, ट्रैफिक अब जनरेट हमारे करें। जहन में ये चीज थी कि अगर हमारा वहां से हम ऑर्डर ले लेते हैं, अच्छा उसको हम गूगल एडवर्ड्स जो है वो हम लगाते हैं और हम ब्रेक इवन के ऊपर जो है यानी वहां पे कोई ऑर्डर पकड़ते हैं, और उसको एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से एफबीए से फिर उसको यानी शिप कर दें, शायद उसमें थोड़ा लॉस भी पे करना हो, तो दूसरी ऑप्शन ये कि हम इसको रिकॉल करें और फिर वहां से उसको जो है ना 3PL से जो आगे शिप कर दिया जाए। आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये तो आपके बिजनेस पे डिपेंडेंट है, ये आपका बिजनेस का डिसीजन है कि आपका सेंस ज्यादा क्या बनता है। अगर आप वेट कर सकते हैं, मैं आपकी जगह होता हूँ तो मैं तो उसको रोकता, ठीक है, और मैं छोटी इन्वेंट्री बाय करके उसके अगेंस्ट में जल्दी जल्दी रिव्यूज लेकर आता, और ये जो मैंने यूनिट्स खरीदी हैं तो मैं बेचता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि जब रेटिंग आ गई तो सारों के ऊपर ही बाय बॉक्स हमारी परसेंटेज बढ़ जाएगी, सिर्फ उस प्रोडक्ट पे नहीं जिसकी वजह से हमारी रेटिंग आई है। एग्जैक्टली। ठीक है, चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उमर हुसैन थे ये। अच्छा जी, और आप लोग में से किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, आपका क्वेश्चन है। Wholesale, does EC involving contract with VA or its mutual understanding between investor and the
अगर 2 बूट कैंप के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो ईसी को एज अ मीडिएटर बना के अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके आई थिंक शायद $200 चार्ज करती है ईसी पर कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे, और अगर आपके बीच में कोई इशू जो है वो बनता है तो उसको फिर मीडिएट हम करवाएंगे, ईसी करवाएगी। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि हम इसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपस में आपका कुछ हो जाता है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बीच में इन्वॉल्व होना। सेकंड आपका है व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज दैट शुड बी शेयर्ड विद बीए इफ यू आर गिविंग देम 100-200 सैलरी। Whatever makes sense to you. There are people who give 10%, there are people who give 20%. I even know people who are giving up to 30%. In fact, my own investor, जब मैं काम कर रहा था, मैं खुद स्पॉन्सर्ड था स्टूडेंट, और जब मैं काम करता था तो मेरे इन्वेस्टर मुझे 30% देते थे, लेकिन वो मुझे सैलरी नहीं देते थे। तो उस जमाने में खैर इस तरीके को चक्कर भी नहीं था। आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो खास तौर पे सर्विस प्रोवाइडर और होलसेल के अंदर मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, मैंने काफ़ी देखा है, नोटिस किया है, मोस्टली लोगों के किचन मनी के इश्यूज हैं। तो अब 10% की देने की सेंस इस वजह से नहीं बनती कि अगर आप स्पेंड कर रहे हो, अगर आप जैसे आपका बजट ही 10,000 का है, 10,000 के अंदर से $1,000 जो है वो आपका बचता है 10% के हिसाब से, और उसके अंदर भी आपका खर्चा जो है वो $250 निकल जाता है। तो पीछे आपके पास वैसे चलो हम मान लेते $300 तुम्हारा खर्चा निकल जाता, तो $700 जो है वो तुम्हारे पास बच रहा है। तो अगर मैं $700 का 10% निकाल, तो ये आपका बन गया 70, और 100 आप ऐसे ही दे रहे हो उसे, तो $170 की मंथली इनकम हो जाएगी। अगर एक नया VA है, बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहा है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि होलसेल के ऊपर, मतलब उसे नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है तो फिर तो चलो किसी नए के साथ काम करने में ये सही है। बट अगर कोई एक्सपीरियंस भी होगा तो फिर वो आपसे $300-400 चार्ज करेगा मंथ के, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज चैट में लिख दें या फिर हैंड रेज कर दें। जिनको नहीं पता हैंड कैसे रेज करना है, नीचे आपकी बार में रिएक्शंस का एक बटन दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे, रेज हैंड का ऑप्शन आ जाएगा। $300-400 विद प्रॉफिट शेयरिंग और नो प्रॉफिट शेयरिंग। आप प्लीज अपना माइक हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, रुक जाए। हारिस हनीफ, मुझे आपके ये लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे आपने कहा कि वो 300-400 चार्ज कर रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस भी ये है तो उनको फिर भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए होगी या दैट्स जस्ट देयर सैलरी? अच्छा, लोग मुख्तलिफ मॉडल के ऊपर काम करते हैं। मैं तकरीबन 2-3-4 मॉडल मुझे पता है। एक मॉडल ऐसा वर्क करता है कि आपने $100 पर मंथ दिए और पर ब्रांड अप्रूवल आप अपने BA को $200 या $250 जो है वो पे कर रहे हो, ठीक है, ब्रांड पर सप्लायर अप्रूवल या ब्रांड अप्रूवल। एक तरीका ये काम करने का। दूसरा तरीका ये है कि यू पे $350-400 per month up to the point when your account started, जब आपके अकाउंट पर प्रॉपर जो है ना प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। प्रॉपर प्रॉफिट इज कि जो आपने 10,000 अगर स्पेंड किया तो पूरा 10% जो है ना निकल कर आना शुरू हो जाए। जब ये पॉइंट आ जाएगा तो इस सूरत में फिर आप परसेंटेज पे कन्वर्ट कर देते हैं उसको, फिर मंथली सैलरी खत्म। अब
30-70 लेस से हो गया कि 30% के हिसाब से जितना भी बनेगा। ये मोस्टली सूट करता है आपके उन लोगों को जो कि इन्वेस्टर्स हैं। इस तरीके से ग्रिप भी रहती है आपको बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट वाले के अंदर भी इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा ग्रिप रहती है अपने बिजनेस के ऊपर, और आपका भी ये भी कंट्रोल में सॉर्ट ऑफ आपको के हिसाब से वो कंट्रोल में रहता है। बट एक तरीका ऐसा भी है जिसके ना मैंने खुद देखा, कुछ लोग चाहते हैं इन्वेस्टर्स के, उन्हें मुझे पता है कि जो है मेरे बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, जैसे मैं होलसेल कर रहा हूँ, आई नो व्हाट द पोटेंशियल इज, बट स्टिल मुझे पता है मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं वीए को $400 सैलरी दे दूंगा पर मंथ, एंड मैं उसको प्रॉफिट के अंदर या इक्विटी के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज कि उसके अंदर आप $300 सैलरी दे रहे हैं एंड यू गिव 15% एडिशनल एज अ प्रॉफिट। वो आप इसलिए देते हैं क्योंकि फिर सेंस ये जाना शुरू हो जाता है कि यार अगर मैं सिर्फ $300 दे रहा हूँ तो चूंकि उसकी लगी बंदी तो हो गई है, $300 तो उसको मिल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ढीला पड़ जाए, वो काम ना करे बंदा। तो आप एक एडिशनल उसको इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दे रहे हो, ताकि अगर वो मजीद अगर अर्न करेगा तो ये मजीद अर्न करने का तरीका सिर्फ यही है। $300 से सैलरी नहीं बढ़ेगी आपकी, अगर पैसे बढ़ने हैं मंथ के तो वो जितना काम करेगा उतना बढ़ेगा। तो ये भी इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं, या चूंकि अब आपको सारे पता चल गए तो मिल मिला के आप कोई अपना भी बना सकते हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तलहा रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी तलहा। अच्छा सर, वो जो है ना मैंने सवाल ये पूछना था कि हमारी कुछ इन्वेंट्री है वो वैसे तो परचेज जो है ना वो उधर से हम करते हैं, मिजूरी से करते हैं। तो लास्ट टाइम तो जो है ना हमें टेक्सास में उसको मंगवाते थे और उसके बाद वहाँ पे वेयर हाउस से ना शिप करवा मतलब प्रेप करवा के अमेज़न भेजते थे। लेकिन अब वो वेयर हाउस वगैरह का थोड़ा सा कुछ वो इशू वगैरह ये आ रहा है कि वो ओवर चार्ज करना शुरू कर रहे हैं। वैसे वो है तो ऐसे देसी है जिसका वेयर हाउस है, तो पूछना मैंने ये था कि कोई ऐसा वेयर हाउस वगैरह आप रिकमेंड कर दें कि जो है ना मतलब वो मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं भी वही तुम्हें वेयर हाउस रिकमेंड कर दूं जिससे तुम अभी भाग के आए हो। आप करें तो फिर मैं आपको बता दूंगा वही है या नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रजी भाई का ने जो है ना प्रेप की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी है। बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है ना भाई। उनको बताओ ना सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आप हमें नहीं देंगे डिस्काउंट तो सर और किसको देंगे? थोड़ा मक्खन लगाना भी सीखो यार। सही हो गया सर। तो खैर उसको यूटिलाइज कर लो। अच्छा सर, कुछ एक जो है ना कुछ टिप्स वगैरह ही दे देंगे, मतलब जो है ना किस तरह जो है ना मतलब इसमें होलसेल के बिजनेस में और वैल्यू ऐड की जाए। शुक्र अल्लाह का। वैसे तो नहीं ब्रॉड क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछो, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। सही। जैसे ब्रॉड क्वेश्चन का आंसर, ब्रॉड का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा वरना फिर ये लंबा होता रहेगा बहुत ज्यादा। सही हो गया। उसके अलावा सर ऐसा एक ही है कि हमने ना अपनी वर्चुअल टीम ऐड की हुई है, तो जो साथ जो है ना हमें हंटिंग वगैरह करके ब्रांड्स वगैरह जो है ना वो उनका सिर्फ इतना काम है, वो जो है ना हमें प्रोडक्ट वगैरह हंट करके ब्रांड्स की कांटेक्ट कर देते हैं, आगे कांटेक्टिंग वगैरह जो है ना हम सारी खुद करते हैं। तो इसमें अब हम जो है ना उनको मतलब उनके इस काम के साथ जो है ना मतलब उनको कुछ वैल्यू पे करने लगे थे। तो which is सर यही इस चीज में जो है ना हम वो थोड़ा सा जो है ना हमें समझ नहीं आई थी कि मतलब उनको किस तरह की जाए। वैसे तो देखें अगर किसी से लाइक हमने जिनसे आउटसोर्स करवा के प्रोडक्ट परचेज वगैरह किया है ना, तो हमने उनको डिफरेंट मतलब किसी को $50 पर प्रोडक्ट दिया है या कुछ जो है ना, लेकिन उनसे यह है कि ऐसे ब्रांड्स की अप्रूवल लिया जो हमें पता है हम खुद नहीं ले सकते, और वो एज अ बाइंग ग्रुप काम करते हैं। तो जो है ना वो उन्होंने जहाँ 5 की लेनी है वहाँ 6 हमारा भी एक अप्रूवल लेके दे देते हैं। ठीक है। तो अब इनको अगर वैल्यू दी जाए तो जिस तरह से इनको परमानेंट सैलरी पे तो नहीं हमने इनको हायर किया हुआ था कि एक फिक्स सैलरी होना के उस पे, तो इनको अब किस तरह से मतलब हम वैल्यू दी जाए कि मतलब प्रॉफिट वैल्यू क्या? मैं तो भाई मतलब इनको पे करता हूँ और इस आप सर्विस पर प्रोडक्ट मैं पर प्रोडक्ट नहीं करता।
वो लोग जो मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करके सप्लायर्स की शीटें प्रोडक्ट हंट करते हैं, मैं जो क्राइटेरिया देता हूँ उसके ऊपर, एंड देन वो मुझे उसके अगेंस्ट में उन्हीं ब्रांड्स की कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह फाइनलाइज करके दे देते हैं। ऐसे लोगों को मैं $50 पर मंथ देता हूँ। पर मंथ आप $50 देते हो, ठीक हो गया। और वो पर मंथ में जितने मर्जी अप्रूवल आ जाए? नहीं, इसका अप्रूवल से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा काम था उनका काम है सिर्फ डेटाबेस बिल्ड करके देना। अप्रूवल आए ना आए ये तो उस बंदे के ऊपर है जो कि कांटेक्ट कर रहा है सप्लायर्स को, इसका उससे क्या लेना देना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी मतलब आप एक डाटा जो आपको करके देते हैं उनका काम सिर्फ डाटा निकालना है, ये चेक करना नहीं है। अगर उनका काम ये चेक करना होता तो वो फिर पहली स्टेज पे नहीं होते, वो फिर अप्रूवल के स्टेज पे होते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है सर, इंशाल्लाह अगले सेशन में और सवाल इंशाल्लाह चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमजा बिन नदीम इकबाल, मैं आपका म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अभी जो आपने 3 से 4 मॉडल बताए थे कि VA का जो है वो सैलरी इस तरीके से आप दे सकता है, इसमें क्या VA की इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड थी या नहीं? और अगर नहीं किसी थी में भी तो नहीं, किसी में भी नहीं थी। अगर वो 30% इन्वेस्टमेंट कर दे तो फिर ये मॉडल आप किस तरह मॉडिफाई करेंगे? अच्छा, मैं कभी मेरे पास ऐसा सिनारियो नहीं आया, उसकी वजह थी मैंने शायद शुरू में आपको अभी बताया था कि सेंस नहीं बनती कि VA इसके अंदर ना खुद इन्वेस्ट करे। आपने उस वक्त सुनी थी बात? जी जी, मैं सुन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि 2 VA मिल के एक होलसेल अकाउंट बना लें? 2 VA मिलके जी जी, एक होलसेल जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट करके 50-50। यार देखो, मुझे सेंस नहीं बनता पार्टनरशिप का होलसेल के अंदर। ठीक ठीक। ओवरऑल जो है ना, मुझे सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल होगी, मुझे सेंस नहीं बनता। उसकी वजह ये क्योंकि रिटर्न जो है ना आपका वो बहुत कम है। आप $5,000 एक बंदा, लेट्स से चलो 2 बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो 2 बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं, $5,000 एक लगाता है, $5,000 एक लगाता है। अब 5,000 तुम्हारे पास जो रिटर्न आएगा, क्योंकि टोटल कंबाइंड अब 10,000 होगा, तो रिटर्न तुम्हारे पास आएगा 1,000 के अंदर से तुम्हारा $500 तो खर्चा निकल जाएगा, बचेगा 500। तो वापसी यानी उस 5,000 वाले की जेब में जो जा रहे हैं ना वो 250 जा रहे हैं सर। जी तो 5,000 इन्वेस्ट करके सिर्फ 250 आ रहे हैं, वो क्या सेंस बनती है उसकी? सही सही। तो सर ये अभी आप उस सेंस में बात कर रहे हैं जब आपकी ROI जो है वो 10% है, ठीक है, जी लेकिन क्योंकि हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये अज्यूम करेंगे ROI शायद 10% से ज्यादा हो जाती है। एक जो केस स्टडी दी हुई है सर रजी ने उसमें BBC में कि आपकी केस जो है वो ROI काफी ज्यादा भी हो सकती है अगर आप वो जो क्या, वो जो केस स्टडी है यार, नो डाउट वो है। जी और है, फिर नो डाउट है, नो इस डाउट तरीके वो से है। बता रहे थे अच्छा, कि यूके में आपको 50% तक भी मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है ना, मैं ऐसी ऐसी बात नहीं है। देखो, तो आपको ये तो अंदाजा होगा ना कि एक चीज होती है ग्रॉस रिटर्न, एक होता है नेट रिटर्न, ठीक। जी जो जी तुम्हारा ग्रॉस रिटर्न होता है ना, यूजुअली वो चले आता है 20 तक पहुंच जाता है, सही है। सही। लेकिन अगर तुम पूरे साल के एंड पे अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए बैठोगे ना, तो ऑन एवरेज अगर पर मंथ का लगाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा 10 to 12 ही। सही। तो मैं वो पूरी चीजों को कंबाइन करके कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैं इस सेंस में भी नहीं कह रहा कि एक छोटा सा तुम्हारे पास जो है ना कोई अकाउंट है। इवन आई नो पीपल हु आर सेलिंग वेरी वेल इन Amazon राइट नाउ, डूइंग होलसेल, और उनके उनके पास $100,000 तक का रेवेन्यू जाता है उनका होलसेल पे, लेकिन उनके अकाउंट पे यार से 10-10, 12% बचता है। तो मैं काफी सारे अकाउंट्स को गो थ्रू करने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि इससे ऊपर बिजनेस का पोटेंशियल नहीं है, तो फिर सेंस नहीं बनता कि इसके ऊपर कम अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट की जाए। वो बिजनेस जो कि हमेशा जिसकी परसेंटेजेस इन रिटर्न कम होती हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, आपको हमेशा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक ठीक सर, ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम। हमजा बिन हामिद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था, मेरे क्लाइंट का नया अकाउंट है और $15,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। गुड। अब उसमें इस तरह है कि जो प्रोडक्ट हंट की है उसमें माशाल्लाह प्रॉफिट है $8 का ड्यूरिंग Q4, गुड, एक्सीलेंट। और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग क्वार्टर्स वो इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक्सीलेंट। अब इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो मंथली सेल्स हमें अभी अचीव हो रही हैं एज पर माय एक्सपेक्टेशन, इट वुड बी 50 यूनिट्स पर मंथ, सही है। और फर्स्ट मंथ में अभी दिस मंथ मैंने 50 यूनिट्स उसके ऑर्डर कर दिए और अमेजोन पहुंच जाएंगे वो। इन द अपकमिंग 2 मंथ्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 यूनिट्स पर मंथ इसकी सेल्स मुझे मिलेंगी। तो ठीक इज है। इट राइट, मैंने ये सुना है कि जो नया अकाउंट है अमेजोन 3 मंथ्स तक जो चार्जेस हैं वो अपने होल्ड में रखता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने तक रखता है। 1 महीने तक रखता है, सही। हम्म। चले, मेरे माइंड में यही कंफ्यूजन थी इस हवाले से, क्योंकि $15,000 को जब मैं इस तरह से बाइफिकेट कर रहा था तो फर्स्ट मंथ में तो $2,000 की इन्वेंट्री जा रही थी। अपकमिंग मंथ में मैं कंफ्यूज था कि अगर $4,000 की जाती है तो इट वुड बी राउंड अबाउट $10,000। तो इज इट फाइन कि मैं इसको स्केल करता या मैं मजीद प्रोडक्ट्स को भी हंट करता और इसके यूज लाइव करने की तरफ जाता? हमेशा ठीक है। हमेशा इन्वेंट्री इसी तरीके से परचेज होती है कि कभी भी अगर तुम्हारे पास 15,000 है तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि 15,000 की 15,000 तुम लगा दो, क्योंकि वो रिटर्न आने में ना कभी भी 1 महीने के अंदर इन्वेंट्री नहीं बिकेगी। हमेशा वो उससे ऊपर निकल जाएगी और तुमने जितना अमाउंट लगाया ना वो सारा का सारा तुम्हारा स्टक कर जाएगा, क्योंकि अमेजोन अमाउंट कभी भी पूरी रिलीज नहीं करता। फर्स्ट टाइम तो 40 डेज के बाद करता है और उसके बाद से सब्सिक्वेंट जो उसके पे आउट्स होते हैं वो टेक्स अबाउट 20 to 22 डेज। तो अगर सारे अमाउंट स्पेंड कर दिया और उस पर रिलाई कर रहे हो कि ये रिटर्न आएगा और उससे कैश फिर फ्लो परचेजिंग करूंगा तो वो फिर कैश फ्लो आपका मैनेज नहीं होगा। ठीक। दूसरा, थोड़ा सा मुझे आपसे ये सजेशन चाहिए था। मैं माइक्रो एजेंसी के तौर पे हम काम कर रहे हैं, मेरे साथ एक मेरे पार्टनर भी हैं। ही इज माशाल्लाह टू गुड इन फाइन लाइंस एंड आई एम वर्किंग ओवर द बॉटम लाइन। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जब हम हंटिंग में जाते हैं तो हम ब्रॉड नहीं जा रहे, बल्कि हम प्रोडक्ट वाइज ही हंट करते हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके ऊपर हमारे सारे स्टैट्स बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, तो फिर हम उस प्रोडक्ट के लिए एफर्ट्स करते हैं कि ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए। ब्रांड से नहीं मिलता तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाते हैं। ठीक है। इस तरह की जो हंटिंग है उसके अंदर जहाँ पे कॉन्स है तो वहाँ पे प्रोज भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। वो ये कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट दीन ईमान है और इसके ऊपर जाना ही जाना है। एज कम्पेयर टू दिस रिवर्स सोर्सिंग करके जब हम प्रॉपर्ली ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं और शीट्स मंगवा रहे होते हैं, उसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट मिस हो भी जाए ना, फॉर एग्जांपल सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, अगर कोई अप्रूवल मिस हो भी जाए कि ब्रांड ने अप्रूवल नहीं दिया जबकि प्रोडक्ट हमारे नज़र में था, तो उसमें होता ये है कि हम उस पर इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे होते, उनके पीछे कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास अक्सर हम एफर्ट नहीं करते, नहीं जाते उस तरह से। तो इज इट फाइन मेथोडोलॉजी कि अगर हम प्रोडक्ट वाइज भी जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो सीनियर्स हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह से अगर आप जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। एज कम्पेयर टू दिस राइट मेथोडोलॉजी यही है कि ब्रांड्स को अप्रोच किया जाए, पूरी पूरी शीट्स मंगवाई जाए? देखो अच्छा क्वेश्चन है। Whatever makes sense to your business या your methodology तुम उसी को फॉलो करो, ठीक है। देर आर नो सेट मेथड्स कि हर हाल में इसी को फॉलो करना है, पहले ब्रांड को फाइंड आउट करना है फिर प्रोडक्ट्स निकालनी है, या पहले प्रोडक्ट्स निकालनी है फिर ब्रांड फाइंड आउट करना है, या फिर ये कोई सेट मेथडोलॉजी है कि तुमने पहले जो है ब्रांड किसी से परचेज करना है फिर उसके बाद उस पर काम करना है। आई मीन पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट स्टिल देयर इज नो सेट टर्म कि तुमने उसी के ऊपर काम करना है। जिस तरीके से भी काम करते हो, whichever makes sense to you, in the end it all boils down कि तुम जाते हो और सप्लायर को फाइनलाइज करके उससे परचेज करते हो और सेल करना शुरू करते हो। So that's it. I mean, मेरे लिए ये हम मेथोडोलॉजी लोग बहुत हेल्पफुल रही है कि जब मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को क्रैक करना है, तो मैं अपने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन विद द ब्रांड
मैं एफर्ट्स कर रहा होता हूँ लाइक लास्ट मंथ इट टुक मी 15 to 17 days to constantly got in touch. I used to get in touch with the sales representative और तीसरी चौथी दफा के बाद जाके कहीं पे she got in that zone के उसने मुझे बता दिया कि हम वैसे तो अप्रूवल देने की तरफ नहीं जाते लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये उसने मुझे ये हिंट दे दिया कि 3-4 परचेजेस के बाद आपको हमारी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अप्रूवल मिल सकता है और जहां तक ये 3-4 दफा की परचेजिंग है आप अगर इसमें एमओक्यू अपना बेहतर कर लेते हैं तो आप वो डील को क्रैक कर सकते हैं और जहां तक ये 3-4 दफा की बात थी मैंने उससे इस चीज की भी श्योरिटी ले ली उसने मुझे ये भी बता दिया कि इन Q4 वी आर नॉट मोर प्लानिंग टू हैव पेट्रोलिंग ओवर Amazon। तो ये भी एक अच्छी चीज मुझे नजर आई कि अगर हम इस तरह से डील क्रैक करने की तरफ जाएं तो कहीं ना कहीं हम ब्रांड को अपनी टर्मिनोलॉजीज पे सेट आउट कर ही लेते हैं। एक्सीलेंट है। आप जिस तरीके से, खैर देखो, तरीका इज नॉट समथिंग दैट इज व्हाट एवर यू आर फॉलोइंग, दैट इज नॉट समथिंग यूनिक, ठीक। लेकिन इससे सबक जो सब लोगों के लिए जो अंडरस्टैंड करने के लिए है वो ये है कि देखिए, मोटिवेशन इज द मेन थिंग। मोटिवेशन आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट करके उसके बाद उसके अंदर से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालने से आपको मोटिवेशन मिलती है, यू गो ऑन विद दैट। अगर आपको पहले प्रोडक्ट्स हंट करके बाद में ब्रांड्स को अप्रोच करने से आपको लगता है कि मोटिवेशन मिलती है, यू गो विद दैट। और यू कैन इवन ट्राई द मेथड दैट हमजा इज टेलिंग यू, और तुम उसी को फॉलो करके अगर तुम्हें उससे मोटिवेशन मिलती है तो उसको फॉलो करो। बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर नो सेट मेथड्स, ये आप सब अंडरस्टैंड करें। देयर आर नो सेट क्राइटेरियाज। हम सब एक सॉर्ट ऑफ बबल के अंदर हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वो सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे या एक सर्टेन मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम, और उसके थ्रू अगर हमें शुरू में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इट मीन्स ये है कि हम वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट इट्स नॉट, आप नहीं उसको गलत कर रहे होते। एज लॉन्ग एज आप एक प्रोसेस को सही फॉलो कर रहे हैं आपको इन दी एंड कामयाबी मिलेगी। तो हमजा, गुड वर्क, आपने अच्छा मोटिवेट किया। एक और कंफ्यूजन थी सर, बस ये क्लियर कर दें। माशाल्लाह अब जो क्लाइंट हंटिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और अब काम बहुत ज्यादा आ रहा है। लाइक करेंटली अगर मैं बात करूं मेरे पास 3 स्लॉट्स फुलफिल्ड हो चुके हैं और चौथे से भी बात चल रही है। इसके अलावा भी मजीद क्लाइंटेज है जिनको मैंने 2 महीने के पेंडिंग पे रखा हुआ था। दे स्टिल कीप ऑन आस्किंग मी के कब हमने प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है। अब इस वक्त पार्टनरशिप में मैं और मेरे पार्टनर है, फाइन लाइनर और बॉटम लाइनर का एक परफेक्ट मैच है। इसको क्या रेकमेंड करते हैं, अब हम ये जो 4 क्लाइंट्स का काम स्टार्ट करते हैं इसको तसल्ली से कर लिया जाए अब अगले 6 महीने में और फिर उसकी तरफ जाया जाए, या रिकमेंडेशन आपकी है कि टीम को एक्सपैंड? नो, टीम एक्सपेंड करने का टाइम नहीं है फिलहाल, ये ना ही एजेंसी बनाने का टाइम है ये। और जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट अकाउंट राइट? या फिर तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप एजेंसी बनाएं। ये टाइम आपका सीखने का है, काम करने का है, ये टाइम आपका आउटसोर्स करने का नहीं है। आपकी एज क्या है? आई एम 23। अब बिल्कुल भी आउटसोर्स करने की आपकी उम्र नहीं है, तो ये टाइम पे काम करें, खुद करें। मैं तो रेकमेंड करूंगा इनफैक्ट आप एटलीस्ट साल तक काम करें। बट मीनवाइल आप करें क्या, एक स्ट्रेटजी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये मार्केट से आउट नहीं होना, अपना चेहरा दिखाना लोगों को खत्म नहीं करना। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे मेरे पास ये 4 क्लाइंट्स का काम आ गया है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ पिछले 15 दिन से मैं बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ ग्रुप्स में। और लेकिन एक चीज और भी पॉजिटिव मेरे माइंड में ये आ रही थी कि इन अकाउंट्स की जब केस स्टडीज आएंगी तो मैं उस फेस के साथ भी जब मार्केट में उतरूंगा नो, बिलीव मी, नो, ऐसा नहीं होता। वो देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बात बताता हूँ, ठीक है? मैं खुद बूट कैंप का स्टूडेंट था। Feb 2020 का मेरा एडमिशन था। और आप लोग इस वक्त जो जाके अगर BBC के अंदर लाइव बूट कैंप की जो सेशंस देखते हैं, अगर सुनते हैं, तो वो मेरे ही बैच के रिकॉर्ड हुए हैं। और वो इनफैक्ट वो जो सबसे ज्यादा नाम आपको जिस बंदे का सुनने को मिलेगा वो भी मेरा ही नाम है।
आप लोगों को वो वीडियोस देखने से ना ये पता चलेगा, मैं बहुत ज्यादा उसके थ्रू ना मुझे मैं मशहूर हो गया था, तो मुझे बहुत काम आता था शुरू में। लेकिन मुझसे मिस्टेक ये हुई कि जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि मेरे पास 4 स्लॉट्स 3 स्लॉट्स बुक हैं और एडिशनल लोग खड़े थे, मेरे साथ भी ऐसे था, 4 स्लॉट्स मेरे पास बुक थी और 4 लोग खड़े होते थे कि भाई अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं। मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने ये सोचा कि यार काम तो आ रहा है ना, कोई मसला नहीं है, अगर एक लेट्स से अगर कोई क्लाइंट चला जाता फॉर सम रीजन तो कोई दूसरा क्लाइंट आ जाएगा। बट ये करते करते नुकसान ये हुआ कि जो करंट क्लाइंट्स थे वो कोविड की वजह से चले गए एंड जो पीछे इंतजार कर रहे थे वो लोग भी चले गए, तो वो एक सर्टेन डाउनफॉल आ गया मुझ पे। तो फिर बाद में किसी ने पॉइंट आउट किया कि इसमें मिस्टेक मेरी थी कि मैं मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि काम आ रहा है। तो आप लोगों से और ख़ास तौर पर आपको भी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ ऐसा नहीं करिए कि अगर काम आना शुरू हो जाए ना तो मार्केट से आउट हो जाए। ये मत सोचें कि आपके केस में क्या अगर बाद में केस स्टडी आएगी तो उसके थ्रू क्लाइंट्स आ जाएंगे, बिलीव मी नो, उस वक्त तक लोग भूल चुके होंगे आपको। और बहुत तेजी से बढ़ती हुई जो है ना ये फील्ड है हमारी, और बहुत सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो अपने आप को आपने रेलेवेंट रखना, हर वक्त मार्केट में इन रहें, लोगों को चेहरा दिखाते रहें, बाहर इवेंट्स होते हैं वहां पर लाजमी जाएं। लेट्स से आप जिस भी शहर से हैं, आप अगर किसी मेजर शहर में हैं, वहां पर इंक्यूबेटर है, वहां पर मीटअप्स होते हैं, जरूर वहां पर जाएं, लोगों से मिलें, बताएं कि आप क्या करते हैं, ताकि लोगों को पता चले। अगर आप एक दफा आपने छोड़ दिए ना तो फिर दोबारा से उठना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, एक लास्ट में ये मजीद क्वेरी है, उसको भी अगर आप क्लियर आउट कर दें। मेरे पास अब एक क्लाइंट है लाहौर में, उनकी एक बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटी है, पूरी हाउसिंग सोसाइटी, और उनको अब जब मैंने ये अमेज़न बिजनेस से रेलेवेंट एजुकेट किया है तो ही इज सो मच रेडीली अवेलेबल टू इन्वेस्ट द अमाउंट विच आई कन्वे हिम टू इन्वेस्ट। उन्होंने मुझसे, जब मैंने उन्हें एजुकेट किया तो मैंने उन्हें बताया था कि ये होलसेल का बिजनेस यूएसए के अंदर 7-8 हज़ार डॉलर के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ठीक है, ये 7-8 हज़ार डॉलर हम पायलट इन्वेस्टमेंट के तौर पे से डालेंगे और देखेंगे इसमें से जो ये आप कहते हैं रिजल्ट्स ये जनरेट होते हैं या नहीं। इसके बाद अगर तो वो रिजल्ट्स वाकई जनरेट हो जाते हैं तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप कहोगे हम इतनी इसमें डाल सकते हैं। और रिसेंटली जब लास्ट कॉल पे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम करोगे ना, किसी और इन्वेस्टर के साथ काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि होलसेल मॉडल एक कैपिटल इंसेंटिव मॉडल है, तो क्या ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको, अब मेरी पीएल के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्या ऐसे क्लाइंट्स को मुझे होलसेल की तरफ ही रखना चाहिए, या फिर मुझे लेट्स से अगर किसी की 50, 60 या 70 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रेकमेंड करते हैं कि होलसेल में रखना चाहिए या उसे पीएल की तरफ? तो होलसेल की क्या लिमिट, मुझे अपर लिमिट डिफाइन करते हैं? लाइक देयर इज नो इशू, अगर किसी का 1 लाख डॉलर है उससे भी होलसेल किया जा सकता है। एग्जैक्टली अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, आई नो अ पर्सन, इनफैक्ट अभी थोड़ा अर्से में शायद मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ इंटरव्यू अरेंज करने का। अभी कुछ अर्से पहले आई इंट्रोड्यूस दैट गाय टू सारे इंक्यूबेटर्स के अंदर सेशंस था, तो सिर्फ इंक्यूबेटीज ही अभी तक उन्हें जानते हैं। इसके अलावा मेरी हैंड्स ऑन लर्निंग की मेरे बैच के अंदर मैंने उनका सेशन करवाया था। पाकिस्तानी है, यूएस में रहते हैं, और ही इज उनके मंथ का जो रेवेन्यू है इज अबाउट $125,000, और वो सिर्फ होलसेल से है, उसके अंदर कोई भी ड्रॉप शिपिंग का एक भी प्रोडक्ट एडेड नहीं है। पोटेंशियल तो बिल्कुल है, अगर आप करना चाहें तो। स्ट्रेटजी बस आपकी चेंज हो जाती है प्रोडक्ट हंटिंग की, टोटली आप इस तरीके से वर्क नहीं करते जिस तरीके से आप 5,000 या 6,000 डॉलर की किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, देखें एक सर्टेन परसेंटेज आपने, एक सर्टेन अमाउंट लेके आपने होलसेल करना शुरू कर दिया, जब आपने रिजल्ट्स दिखाए तो अब तो आपके पास राउट्स बहुत सारे हैं ना, क्योंकि फिर आपको ये, आपके क्लाइंट को ये पता चल गया कि वो आपको ट्रस्ट कर सकता है, और वो ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है। वहां आप उसको कहीं पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आप पीएल में भी कर सकते हैं उसको, आप शॉपिफाई पे कर सकते हैं, लोकल पीएल पे कर सकते हैं,
I mean, Etsy is there, eBay is there. There's so many possibilities. तो उसमें से किसी पे भी आप उसको ले जाएं, but as long as आप उसको ये शो कर सकें कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और जो भी आप कह रहे थे उस पर आप डिलीवर कर सकते हैं, तो ये सबसे फॉरमोस्ट आपकी वो डिलीवरेंस होगी। अगर आपने ये डिलीवर कर दिया तो फिर तो आप उसको कहीं भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बट itself $100,000 or maybe can be invested in wholesale. No issues. Thank you so much. Allah Hafiz. No problem. Allah Hafiz. अच्छा जी, मोहम्मद ताहिर, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ताहिर। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि एक न्यू अकाउंट पे हमें ग्रोसरी और फूड की कैटेगरी में जाना चाहिए होलसेल के लिए या? हाँ, नए अकाउंट में लोग अमूमन ग्रोसरी के ऊपर काम करते हैं, गेट करा लेते हैं। और दूसरा ये कि कनाडा मतलब होलसेल की कैसी मार्केट है? मैंने खुद कभी काम नहीं किया कनाडा के अंदर, ठीक है। आई नो पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल इन कनाडा राइट नाउ, तो आप कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल मार्केट। आप उसके मार्जिन्स को, बल्कि मार्जिन्स तो खैर सेम रहते हैं, आप वहाँ के रेवेन्यू को कंपेयर नहीं कर सकते यूएस से। ये वो तो है, तो बस यही बस इस लिहाज से आपने उधर जाना, और उसके अलावा कोई रीजन नहीं। थैंक यू। चलिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है जी। चले बस फिर इसको एंड करते हैं। अगर आप लोगों के मज़ीद क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।